मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, नमस्कार, जय श्री राम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी बैठ के पीडीएफ मैंने बनवाया है बच्चा, मेरे ख्याल से हाफ एन आवर में पीडीएफ आ जाएगा। प्रकाश जी पीडीएफ आ जाएगा तो शेयर कर दीजिएगा टीम पर, ठीक है? अभी बोल दिया हूं, उससे बात कर लीजिए, उसे पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है? अभी बना रहा हूं, लगभग 10-15 मिनट में तैयार कर देगा। पीडीएफ आ जाएगा बच्चा, तो अभी चला जाएगा आपके पास क्लास का, ठीक है? सोशल जस्टिस नहीं हुआ है, सोशल जस्टिस ट्यूसडे से होगा। सोशल जस्टिस का क्लास ट्यूसडे से लगा हुआ है, ओके? मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं? जय भीम राजीव, जय भीम, हर हर महादेव, जय भीम, जय भवानी। हम लोग अब पढ़ना शुरू करें बच्चा। एनजीओ एसएसजी मैंने बताया है कि ट्यूसडे से जब मैं पीडीएफ शुरू करूंगा सोशल जस्टिस, तो मेरे ख्याल से सेकंड टॉपिक में एनजीओ और दोनों को पढ़ा दूंगा, ठीक है? अभी मैंने बताया बच्चा कि कल वाला पीडीएफ आधे घंटे में मिल जाएगा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बच्चा, शुरू किया जाए, ओके? क्लास को स्टार्ट किया जाए। हम लोग साइबर वर्ल्ड के बारे में कल हम लोगों ने छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया और बताया कि साइबर वर्ल्ड क्या होता है और किस तरीके से आज इस फिजिकल वर्ल्ड के पैरेलल एक साइबर वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है। और यह साइबर वर्ल्ड हमारे तकनीकी विकास का परिणाम है, यह साइबर वर्ल्ड हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का रिजल्ट है। इस भौतिक जगत में जब हम कोई गैर कानूनी क्रियाकलाप करते हैं तो अपराध कहा जाता है, और जब हम साइबर वर्ल्ड में कोई गैर कानूनी क्रियाकलाप करते हैं, वह क्रियाकलाप करते हैं जो कानून के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, अपराध माना गया है, दंड का प्रावधान किया गया है, तो उसको हम साइबर क्राइम की संज्ञा देते हैं। और फिर हम लोगों ने टाइप ऑफ साइबर क्राइम के बारे में पढ़ने का प्रयास किया था। टाइप ऑफ साइबर क्राइम के में डिफाइन किया गया है। टाइप ऑफ साइबर क्राइम और टाइप ऑफ साइबर क्राइम तो दो भाग में मैंने बांटा था। एक वह जहां सिस्टम को टारगेट किया जाता है, जहां कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है, जहां सिस्टम को टारगेट किया जाता है, जहां कंप्यूटर को टारगेट किया जाता है, जहां कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जहां सर्वर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जहां सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और दूसरी कैटेगरी है जहां हम कंप्यूटर को यूज करते हैं, वो कंप्यूटर बड़ा वाला हो, लैपटॉप में हो, मोबाइल में हो, किसी में भी, जब हम कंप्यूटर को यूज करते हैं और कंप्यूटर को यूज करके कोई गैरकानूनी गतिविधि को अंजाम देते हैं, कोई अपराध करते हैं, तो ये साइबर क्राइम का दूसरा टाइप है। वेयर कंप्यूटर इज टारगेट, वेयर कंप्यूटर इज मीन, आधन। और दोनों ही कैटेगरी में होने वाले कुछ साइबर क्राइम के टाइप की चर्चा हम लोगों को करनी है बच्चा, और यही हम लोग कर रहे थे। तो अभी हम लोगों का जो पहला टाइप है वेयर कंप्यूटर इज टारगेट, जहां कंप्यूटर को अपराधियों ने लक्षित किया है और कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए प्रयास करता है, अपराध करता है। इसमें कई किस्म के साइबर क्राइम या अपराध किए जाते हैं। इन किस्मों की कुछ प्रमुख जो चर्चाएं हैं उसमें से पहला है डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक या डिनाइल ऑफ सर्विसेज। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं बच्चा जो सेवा प्रदान करती है। अमेजन एक सेवा प्रदान करता है। जब ऑनलाइन के माध्यम से सेवा देने वाली कंपनियां ऑनलाइन के माध्यम से सेवा प्रदान करती है और कोई दुश्मन उस प्लेटफॉर्म को या किसी बड़े सर्वर को टारगेट करता है और टारगेट करके उसको डैमेज करने का प्रयास करता है, इस तरह से डैमेज करने का प्रयास करता है कि वो कंपनी सेवा देने में सक्षम नहीं रह जाती, सेवा देने में अक्षम हो जाती है। इसको हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक कहते हैं। सर्वर मैंने कहा था दरवाजा घुसने वाला, तो मान लीजिए कोई सर्वर, कंप्यूटर में भी सर्वर छोटा बड़ा सर्वर बना लिया लोगों ने, गूगल आदि का सर्वर बहुत बड़ा हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके अंदर ढेर सारी सूचनाएं हैं जिसके माध्यम से वो सर्विसेज देती है। अगर ईमेल एसएमएस कुछ भी इतना ज्यादा मात्रा में उस पर भेजा जाए, अरबों अरब ईमेल। अभी एक डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक हुआ था दक्षिण कोरिया की एक कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन पे, 10 बिलियन प्रति सेकंड मेल डाल गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? इतना ये दरवाजा जाम हो जाएगा, पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, वो अपना सर्विसेज नहीं दे पाएगा। इसको हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करते हैं। आज के डेट में एक प्रमुख अटैक है और बड़े बड़े संगठनों पर इस तरह के अटैक के खतरा की संभावना हमेशा बनी हुई है। कहा जाता है कि जब साइबर वारफेयर होगा, साइबर वर्ल्ड होगा, तो बड़े बड़े संगठनों को, जो सेवा देने वाले संगठन है, उनको इस तरीके से डैमेज करने का प्रयास किया जाएगा। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के माध्यम से उसको खत्म किया जाएगा। इसी को हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। हम मोटे तौर पर आपको बता रहे हैं, बहुत गहराई में हम आपको नहीं बता रहे हैं और बहुत गहराई में हमें पता भी नहीं, ठीक है? क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है, तो बहुत गहराई में इंटरनल सिक्योरिटी में जाने की जरूरत नहीं है। इट्स पार्ट ऑफ साइंस। साइंस में भी आपको इसको पढ़ना है। तो पिछले साल से नया कोर्स आ गया, पिछले 1-2 सालों से, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन विद साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन विद डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन विद मशीन लर्निंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन विद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का एक ब्रांच बन गया है बच्चा। आज के डेट में इस विषय से लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करते हैं, तो बड़ा क्लियर है कि ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है, साइंस का पार्ट है। हम लोगों को गहराई में नहीं जाना है, हम लोगों को एक सामान्य जानकारी प्राप्त करनी है, एक जनरल नॉलेज के लेवल पर प्राप्त करना है। तो टाइप ऑफ साइबर क्राइम में सिस्टम या कंप्यूटर को टारगेट करके अपराधी अपराध करता है, उसमें प्रमुख प्रचलित अपराध है डिनाइल ऑफ सर्विसेज या डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। दूसरा है स्पैमिंग, स्पैम करना। स्पैमिंग का भी मतलब होता है बल्क एसएमएस।
स्पैमिंग का भी मतलब होता है बल्क एसएमएस, मेल इतना ज्यादा कि सिस्टम खराब हो जाए, सिस्टम डैमेज हो जाए। डिनाइल ऑफ सर्विसेज में बड़े बड़े सेवा देने वाले संगठनों पर, और स्पैमिंग किसी पर्सनल कंप्यूटर पे, पर्सनल पे भी किया जा सकता है, पर्सनल मोबाइल पे भी किया जा सकता है, उसको डैमेज किया जा सकता है। अच्छा, ये है स्पैमिंग। ईमेल बॉम्बिंग सब उसी का रूप है, थोड़ा माइक्रो लेवल पर। ईमेल बॉम्बिंग समझ रहे हो, जब स्पैमिंग ईमेल के माध्यम से हो रहा, बमबारी, ईमेल की बमबारी, आपके ईमेल अकाउंट में एक मिनट में लाखों ईमेल आ गया, सोचिए आपके ईमेल अकाउंट का क्या हालत होगा, बाप बाप करके खत्म हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। इस तरीके से भी कंप्यूटर को टारगेट करके उसको डिस्टर्ब किया जाता है, इसको ईमेल बॉम्बिंग। सब में कंप्यूटर को, सिस्टम को, सर्वर को डिस्टर्ब किया जाता है। ये सब साइबर क्राइम का एक रूप है, जहां अपराधी नुकसान पहुंचाता है आपके कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को, आपके सर्वर को, और उसी में थोड़ा थोड़ा अंतर पे अलग अलग नाम हम लोग यूज करते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस, स्पैमिंग, ईमेल बॉम्बिंग, डाटा डिडलिंग, डाटा डिडलिंग नाम से नहीं, डिडलिंग एग्जैक्ट। इसमें अटैकर्स क्या करता है कि आपके कंप्यूटर में अपना वायरस भेज देगा, अपना मालवेयर भेज देगा, और वायरस जाकर के आपके कंप्यूटर में जो भी डाटा है, जो भी सूचनाएं हैं, उसको खराब कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, उसको खराब कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, उसको बर्बाद कर देता है। पता चला आपने खोला तो सब खाली पे, सब गायब है, सब खत्म हो गया है, या उसमें अक्षर की जगह, उसमें शब्द की जगह सब कुछ उल्टा सीधा दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसको डाटा डिडलिंग, क्लियर है? डाटा चुराया भी जाता है। मैंने डाटा चुराने की बात नहीं की, मैंने डाटा डिडलिंग की बात। हमारा जो मालवेयर होगा, हमारा जो वायरस होगा, वो आपके कंप्यूटर में घुस करके डैमेज नहीं करेगा, डिडलिंग नहीं करेगा, चुरा भी देगा, वो अलग चर्चा करेंगे। बट यहाँ पर जब भी अटैकर्स जो है वो किसी के कंप्यूटर में घुस करके, किसी के सिस्टम में घुस करके उसकी जितनी डाटा है उसको सब खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। बड़े बड़े डाटा स्टोर में जो डाटा रखा हुआ है उसमें घुस करके उसको नष्ट कर देता है, इसको हम डाटा डिडलिंग करते हैं। एक और वेब जैकिंग और वेब हैकिंग, दोनों बिल्कुल मिलता जुलता अपराध है, साइबर क्राइम है। वेब हैकिंग का मतलब होता है किसी की वेबसाइट को हैक कर लेना। बड़ा क्लियर है, हमने आपकी वेबसाइट को हैक कर लिया, अब हैक करके हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने आपकी वेबसाइट को हैक कर लिया का मतलब हुआ कि हम आपकी वेबसाइट में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करें, ऑथराइज नहीं है, बट हम किसी न किसी तरीके से आपकी वेबसाइट में घुस गए और उसके वहां बहुत सारा डिस्टर्बेंस मचा सकते हैं। जब हम डिस्टर्बेंस मचाना है आपकी वेबसाइट में, जो सूचनाएं हैं, जो भी बातें, उसके लिए हमें आपकी वेबसाइट में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना पड़ेगा। इसको वेब हैकिंग। और वेब जैकिंग भी क्या है भाई? वेब जैकिंग भी एक प्रकार का वेब हैकिंग है। जैसे हाईजैकिंग होता है उस तरह से वेब जैकिंग होता है। हाईजैकिंग में क्या किया जाता है? आतंकी जो है, अपराधी जो है, वो किसी के जहाज को अपने कंट्रोल में ले लेगा, और जहाज को अपने कंट्रोल में लेकर जब अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करता है, इसको वेब हाईजैकिंग, सही है ना? जहाज को अपने कंट्रोल में 5 आतंकी घुस जाते हैं हवाई जहाज में, ऐसा कई बार हुआ है। पिस्टल निकालते हैं, किसी न किसी तरीके से पहले घुसते हैं, फिर पिस्टल निकालते हैं, सबको कंट्रोल में ले लेते हैं, फिर लेकर हवाई जहाज किसी दूसरी जगह लैंड कराते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारे साथी आतंकियों को छोड़ा जाए या हमें 10 करोड़ रुपया दिया जाए, इत्यादि। उसी तरीके से कुछ हैकर्स, कुछ साइबर क्रिमिनल्स, साइबर अपराधी किसी की वेबसाइट में अनाधिकृत रूप से घुस करके पहले उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और कंट्रोल में लेकर के कहते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, तब हम इसको मुक्त करेंगे, क्योंकि आपका वेबसाइट ही हैक हो गया। अभी मेरा तो दिन पहले यूट्यूब चैनल को लोगों ने हैक कर लिया, वेब जैकिंग। हालांकि नहीं मांगा, डिस्टर्ब कर दिया, डिस्टर्ब डेटा वही रहा, ठीक रहा, गड़बड़ नहीं रहा, तो उनके कंट्रोल में चला गया। धीरे धीरे उसको चाहे तो डेटा हटा सकते थे, वो सारी चीजें कर सकते थे, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको अपने कंट्रोल में लिया। इसके लिए एक्सपर्ट को बुलवाया, यूट्यूब कंपनी को। अगर आप कहोगे कि भाई यूट्यूब कंपनी को मेरा यूट्यूब चैनल, ये देखिए, इसमें हमारे यूट्यूब चैनल पे 10 लाख सब्सक्राइबर, कैसे मानेगा कि आपका यूट्यूब चैनल, क्यों मानेगा? तो सबसे पहले उसके लिए नियम होता है कि उसको ट्विटर्स पर या सोशल मीडिया पर एक मैसेज मारा जाता है कि मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। उस पर जो भी सूचनाएं डाली है, कुछ भी गड़बड़ी होती है, इसके लिए मैसेज मिला नहीं, यूट्यूब चैनल हैक हो गया है, और उस यूट्यूब चैनल की सूचना हैक होने की दी जाती है, वो हैक नहीं, उसको हम वेब जैकिंग करेंगे बच्चा। हालांकि उसके बदले में कोई फिरौती नहीं मांगी गई कंट्रोल में लेकर, बट उसके कंट्रोल में चली, हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो गया है। इसके बाद जब सूचना धीरे धीरे चारों तरफ फैल जाती है, मैक्सिमम लोगों तक फैल जाती है, तब हम यूट्यूब चैनल को मेल करते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल हैक हुआ। वो देखता है कि पहले से हमने सूचना इसके बारे में दी रहती है चारों तरफ, और तब फिर उसका टीम हमें फोन करता है कि कुछ दिन आप वेट कीजिए, कुछ देर तक हम लोग देखते हैं, और इसके बाद उस यूट्यूब चैनल को वो यूट्यूब कंपनी अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास करती है, वो अपने कंट्रोल में ले लेती है। फर्स्ट स्टेप है यूट्यूब कंपनी हमारे यूट्यूब चैनल को अपने नियंत्रण में ले ली, अब वो अपराधी के नियंत्रण से बाहर है, अब अपराधी उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जितना जल्दी हो सके उतना ही बेहतर, अगर अपराधी को मौका मिलेगा तो छेड़छाड़ करेगा। जब वो अपने कंट्रोल में ले लेगी, तब फिर वो हमसे कहेगी कि अब आप ये डॉक्यूमेंट दीजिए, आपसे दीजिए कि आपका यूट्यूब चैनल, अब हमें तमाम प्रमाण देना पड़ेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और वो मेल से ही इंटरेक्शन होगा। एक व्हाट्सएप नंबर दे सकता है, वो दे दिया, उससे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, मेल से इंटरेक्ट कर रहे थे। 3 से 4 दिन तक हमें प्रमाणित करने में लगा, उसको कन्विंस होने में लगा कि वो यूट्यूब चैनल हमारा अभी उसके कंट्रोल में। जब यूट्यूब चैनल को कन्विंस हो गया तो एक मिला कि हम कन्विंस्ड है, यूट्यूब चैनल आपका है और आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, यूट्यूब चैनल हमारे कंट्रोल में है। लेकिन यूट्यूब चैनल का हैक हो जाना यूट्यूब चैनल कंपनी की शिकायत की बात है। यूट्यूब चैनल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उसकी लूपहोल से कमजोरी है कि कोई किसी यूट्यूब चैनल को हैक कर सकता है। इसलिए यूट्यूब चैनल उसकी सुरक्षा को और मजबूत किया 2-3 दिन तक, ताकि जल्दी कोई उसको हैक न कर पाए। और फिर यूट्यूब चैनल ने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन के साथ वापस किया, उस पर हमारा कंट्रोल स्थापित हुआ, और तब फिर हमने उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली अपने यूट्यूब चैनल के सिक्योरिटी सिस्टम, पासवर्ड वगैरह जो बनता है उसमें कैसे कैसे क्या किस तरह की डिटेल डाली जानी चाहिए, उसके निर्देशानुसार हम लोगों ने अपने पासवर्ड को मजबूत किया, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी कोई हैक नहीं कर सके। तो ये है वेब हैकिंग और वेब जैकिंग। वेब जैकिंग में वेबसाइट को अपने कंट्रोल में ले लेता है, सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेता है हैकर्स या जैकर्स, और फिर वो उससे हमसे मनवाना, पैसा वसूलता है या काम करवाता है। और वेब हैकिंग का मतलब किसी के वेब चैनल को में घुसना, अनाधिकृत प्रवेश करना, वहां जाकर वो डिस्टर्ब करना, कुछ भी। एक है वेब डिफेसमेंट। वेब डिफेसमेंट का मतलब होता है किसी को बदनाम करना, किसी की वेबसाइट को। हैकर्स हमारे वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश कर जाता है, वेबसाइट में कुछ इस तरह का कंटेंट डाल देता है, हम शिक्षक है और हमारी वेबसाइट में बहुत गंदा गंदा कंटेंट डाल दिया गया, हमारे जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें इस तरह के गंदे कंटेंट डाल दिए गए, गलत कंटेंट डाल दिए गए, जिससे हमारी बदनामी हो, हमारा वेबसाइट की बदनामी हो। कोई भी आदमी हमारी वेबसाइट पे जाए तो उसको वहां इतना गंदा चीज दिखाई दे कि वो बेचारा भाग जाए। इसको हम कहते हैं वेब डिफेसमेंट। कई बार हैकर्स किसी की वेबसाइट को, किसी को बदनाम करने के लिए इस तरह का काम करते हैं, इसको वेब डिफेसमेंट।
इसी तरीके से एक टर्म है मालवेयर। मालवेयर एक ब्रॉड टर्म है, एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर है। इसको किसी दूसरे के सिस्टम या कंप्यूटर या सर्वर को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया। आपके सामने मालवेयर एक कंप्यूटर कार्मिक प्रोग्राम जो नुकसानकारी कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे कि डेटा हड़बड़ी, डेटा हार्मिंग या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये मालवेयर कहलाता है। ये मालवेयर कई तरह के होते हैं बच्चा, ये मालवेयर कई तरह के हो सकते हैं। मालवेयर एक तरह से कह सकते हैं वायरस। अब अलग अलग तरह के नुकसान पहुंचाने के लिए अलग अलग वायरस को यूज किया जाता है। मालवेयर का एक बहुत प्रचलित रूप है बच्चा रैंसमवेयर। इसके माध्यम से क्या करता है हैकर्स, आपके सिस्टम में घुसकर, अपने नहीं घुसता है ना, अपने तो थोड़ी सिर उठा के आएगा घुसे, वो वायरस आपके सिस्टम में घुसा देता है। किसी के माध्यम से कुछ मैसेज भेजा, आपने क्लिक किया, घुस गया। बहुत सारी चीजें इस तरह से वो ऑनलाइन की दुनिया में छोड़े रहता है कि जो भी उसको देखेगा या क्लिक करेगा उसके माध्यम से वायरस आपके कंप्यूटर में घुस जाएगा, आपके सिस्टम में घुस जाएगा। और फिर जब आपके सिस्टम में घुस जाएगा तो सिस्टम में घुसने के बाद वो आपको ब्लैकमेल करेगा कि ये पैसा दीजिए, नहीं तो आपको पूरा डेटा खत्म कर देंगे, आपको बर्बाद करने के नुकसान कर देंगे। तो सिस्टम में घुस करके हैकर्स ब्लैकमेल करता है, तो ये रैंसमवेयर कहलाता है। ये भी एक प्रकार का मालवेयर है। मालवेयर ब्रॉड, मालवेयर के अंतर्गत टाइप ऑफ मालवेयर, टाइप ऑफ मालवेयर स्पाईवेयर, वो वायरस या मालवेयर जो किसी सिस्टम में घुस करके सूचनाओं को प्रदान करता है। पता नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम में मालवेयर घुसा हुआ है, वायरस घुसा हुआ है, सामने वाले को आपकी सारी सूचनाओं का पता चलता है। ये सबसे खतरनाक होता है। स्पाईवेयर सबसे खतरनाक होता है क्योंकि सिस्टम जिसका है उसका सिस्टम प्रॉपर काम करता है, सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता, सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमारे सिस्टम की सभी सूचनाएं दूसरी जगह जा रही है। जो भी हमारे सिस्टम में प्रवेश किया है अनाधिकृत रूप से, अपने स्पाई को भेजा है, अपने जासूस को भेजा है, वो एक वायरस के रूप में जासूस आया, वो हमारे कंप्यूटर के, हमारे सिस्टम के सारे डेटा को वहां पहुंचा। इसको स्पाईवेयर, स्पाईवेयर में एक है ना डेटा को चुराना, वो चुरा करके वहां तक पहुंचा, स्किल से डेटा, यह है स्पाईवेयर। मालवेयर का एक टाइप है एडवेयर, स्पैम्स यू विद एड्स, तो बहुत सारे एड के माध्यम से स्पैमिंग किया जाता है, आप उसमें फंस जाते हैं, ये एडवेयर कहलाता है। वॉर्म्स, वॉर्म्स या वायरस अटैक, वॉर्म्स एक प्रकार का है। ये वॉर्म्स उस वायरस को कहते हैं जो आपके सिस्टम में घुसता है तो बढ़ता चला जाता है, बिल्कुल कैंसर के होता है ना, तो थोड़ा सा होता है धीरे धीरे फैलता चला, ये कैंसर से कई गुना तेजी से फैलता है। आपके सिस्टम में वॉर्म्स अगर घुस गया, वॉर्म्स वायरस घुस गया, उसका खासियत ये है कि धीरे धीरे फैलेगा और पूरे कंप्यूटर में फैल जाएगा, पूरे सिस्टम में फैल जाएगा, फिर आपके सिस्टम को डैमेज करेगा। स्प्रेड अक्रॉस कंप्यूटर इज कॉल्ड वॉर्म्स। क्लियर है? स्पाईवेयर, एडवेयर स्पाइम का काम करता है, स्टील योर डाटा, वॉर्म्स स्प्रेड अक्रॉस कंप्यूटर्स। ट्रोजन्स, ट्रोजन्स भी एक प्रकार का मालवेयर है, ट्रोजन्स भी एक प्रकार का मालवेयर है, वायरस है। ये छुप के आपके कंप्यूटर में घुसता है, रहता है और काम करता है। किसी युद्ध में, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको ट्रोजन्स नाम इसलिए दिया गया कि किसी युद्ध में मतलब कोई राजा था, उसका किला था, किला काफी मजबूत दरवाजा था उसका, जो दुश्मन की सेना थी उसमें नहीं घुस पा रही थी, वो इतनी मजबूत स्थिति में था कि दुश्मन की सेना जब प्रवेश नहीं कर पा रही थी तो दुश्मन के सेनापति ने एक आइडिया डेवलप किया। उसने एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया, एक बहुत बड़ा, लकड़ी के घोड़े के अंदर दरवाजा बनाया, लकड़ी के घोड़े के अंदर उसने 10-15-20 सैनिकों को घुसा दिया। व्यापारी बनकर के वो उस ये पहुंचा, व्यापारी बनकर के उस किला में पहुंचा, किला के अंदर गया और अंदर जाकर के राजा को कहा कि भाई हम आपके लिए गिफ्ट लेकर के आए, ये लकड़ी का खूबसूरत घोड़ा। राजा खुश हुआ, उसने राजा को लकड़ी का घोड़ा भेंट किया, घोड़ा रख दिया गया, सजा दिया गया। रात हुआ, सभी सोने लगे, लकड़ी के घोड़े के अंदर के सैनिकों ने दरवाजा खोला, वो बाहर निकले और सैनिक आकर के अंदर से किला का गेट खोल दिए, और जब गेट खोल दिए तो बाकी सैनिक भी अंदर घुस गए रात में और उन्होंने फाइनली किला का कब्जा कर लिया। वायरस भी यदि छुपकर, एक छुपकर घुसने वाला और काम करने वाला मालवेयर है, स्नेक मालवेयर ऑनटू योर पीसी, इसी को हम ट्रोजन्स कहते हैं। ट्रोजन्स भी एक प्रकार का मालवेयर है, एक प्रकार का वायरस है। और बॉटनेट्स ये भी एक प्रकार का मालवेयर है, एक प्रकार का वायरस है जो आपके कंप्यूटर को खत्म कर देता, डैमेज कर देता। तो ये छोटे-छोटे नाम है, इसको नहीं इतना पूछेगा कि टाइप ऑफ मालवेयर बताइए, बट मैंने जब चर्चा कर ही रहे हैं तो थोड़ी चर्चा ज्यादा कर दी, तो कम से कम थोड़ी बातें, मोटी-मोटी बातें आपको याद रहेगी। इस सबको हम एक मालवेयर कहते हैं। मालवेयर एक कंप्यूटर कार्मिक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर है, और जब हम मालवेयर के द्वारा, वायरस के द्वारा अटैक करते हैं बच्चा, इसी को हम वायरस अटैक कहते हैं। इट्स कॉल्ड वायरस अटैक, वॉर्म अटैक। कोई साइबर क्रिमिनल्स इस वायरस के द्वारा किसी सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश करता है, उसमें घुस करके स्पाई करता है, डाटा चुराता है, डाटा को डैमेज करता है, डिलीट करता है, कुछ नहीं करता है, कंप्यूटर को खत्म कर देता है। इस अटैक को वायरस अटैक की संज्ञा दी जाती है। विश्व में कई वायरस अटैक बड़े-बड़े, हाल तक 2024 तक वायरस अटैक हुए हैं बच्चा, लगातार वायरस अटैक होता रहा है, हो रहा है। बहुत बड़ा वायरस अटैक एक आइडेंटिफाई किया गया था 4 जुलाई 2009। 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। 4 जुलाई को अमेरिका में एक वायरस अटैक होता है, अमेरिका के पेंटागन पर, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पर और अमेरिका के राष्ट्रपति भवन पर। और 4 जुलाई को एक साथ अमेरिका के पेंटागन और रक्षा मंत्रालय पर साइबर अटैक होता है, और दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रपति भवन पर साइबर अटैक होता है। इसके बाद दूसरा अटैक 7 जुलाई को होता है, तीसरा अटैक 9 जुलाई को होता है। ये तीनों बड़े अटैक थे और यहाँ पर रखी हुई ढेर सारी सूचनाएं खतरे में पड़ जाती है। सरकारी रूप से इस अटैक से बचने का प्रयास दोनों देश करते हैं और कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया इस अटैक को करने वाला, इस साइबर अटैक को अंजाम नॉर्थ कोरिया ने दिया। जब दुश्मन देश भी साइबर अटैक दूसरे देश पर करता है, दूसरे देश के बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों को खत्म करता है, क्योंकि आज के डेट में बड़े-बड़े प्रतिष्ठान जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन और इंटरनेट पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं ऑनलाइन अवेलेबल होती है अपने सर्वर में, अपने कंप्यूटर में। क्लियर है? जेफे कॉपी वायरस अटैक हो गया। अब ये दो टर्म हमने यहाँ यूज किया। जेफे कॉपी भी इसी तरह का एक वायरस अटैक है बच्चा, बट ये एंड्रॉइड फोन में किया जाता है, कंप्यूटर में नहीं। जनरली इस तरह का अटैक जब एंड्रॉइड फोन में किया जाता है तो उसको जेफे कॉपी कहते हैं। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। की लॉगर्स एक और सिस्टम को टारगेट करके किया जाने वाला साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम का टाइप है की लॉगर्स। जो साइबर क्रिमिनल्स है वो आपके सिस्टम में एक ऐसा वायरस भेजता है
एक ऐसा मालवेयर भेजता है जो पूरे सिस्टम में और कहीं नहीं जाता है। तो सिस्टम में क्या है, सूचना होगा, इंफॉर्मेशन होगा, वो आपके कीबोर्ड में घुस जाता है, राइट। और कीबोर्ड में घुस करके आपके कीबोर्ड की एक्टिविटीज का एक्सेस आपके दुश्मन को दे देता है, साइबर अटैकर्स को दे देता है। अब कीबोर्ड पे जब जब जिस शब्द पे आप क्लिक करोगे ना, वो सारा का सारा क्लियर होता जाएगा, उसके पास उसको जानकारी होती जाएगी। अब इससे फायदा क्या होता है, आपका पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड आप कंप्यूटर में तो नहीं रखे हो ना, पासवर्ड आपके दिमाग में है, तो कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में रखते हो और अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को खोलते हो पासवर्ड से, या फिर आप अपने कंप्यूटर में अपने बैंक का जो पासवर्ड है, उस बैंक पासवर्ड से आप पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन किया, आपने पासवर्ड डाला, उसको पता चल गया और फिर वही पासवर्ड को यूज करके वो बैंक से पैसा निकाला, वही पासवर्ड को यूज करके वो बैंक से पैसा। ये कुछ उस तरह के साइबर क्राइम है जो अलग अलग छोटे अंतरों के साथ सिस्टम, सर्वर, कंप्यूटर, मोबाइल को टारगेट करके उसको खत्म करने के लिए साइबर क्राइम का एक रूप है जहां मोबाइल को, कंप्यूटर को साधन के रूप में यूज किया जाता है। इस तरह का क्राइम या इस तरह के क्राइम में उस क्राइम को शामिल किया जाता है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर या सिस्टम को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है, लेकिन कंप्यूटर या सिस्टम के माध्यम से कहीं ना कहीं और कुछ करना होता है। अगर हम किसी को बदनाम करना, यहां हमने कंप्यूटर को साधन के रूप में, मोबाइल को साधन के रूप में, इंटरनेट को साधन के रूप में यूज किया। अगर बैंक से पैसा निकालना हो, हमने इंटरनेट को, बैंकिंग सिस्टम हमने साधन के रूप में यूज किया। कंप्यूटर, जहां कंप्यूटर को हम साधन के रूप में यूज करते हैं और साधन के रूप में यूज करके आजकल अपराध जो है ना, वो कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से हो रहे हैं। बच्चा, आज बहुत सारे अपराध में इस तरह की चीजों को यूज किया जाता है। आज कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आतंकवादी इसे इंटरनेट को यूज करता है और दूर बैठे हुए लोगों को अपना फॉलोअर बना देता है और उस सुसाइडल बम के रूप में उनके लिए काम करने लगता है, उस स्लीपर सेल के रूप में उसके लिए काम करने लगता है। यह कंप्यूटर इज यूज्ड एज मीन। इसमें किस तरह के साइबर क्राइम है, क्या क्या इसके टाइप है, थोड़ा देखते हैं। फाइनेंशियल ऑफेंसेस, वित्तीय अपराध, बड़ा क्लियर है, किसी का बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा लेना वित्तीय अपराध है। बैंक अकाउंट से पैसा उड़ाने के लिए फिजिकली जाओगे, बैंक का ताला तोड़ोगे, लूटोगे। और अगर हम कंप्यूटर और इंटरनेट का सहारा लेकर बैंक लूट लेते हैं, आपका पासवर्ड डाल दिया, आपके पासवर्ड को यूज किया और आपके बैंक अकाउंट से पैसा को गायब कर दिया, इसको फाइनेंशियल ऑफेंसेस, ये एक प्रकार का अपराध है। और सरकार आजकल क्योंकि इतने तरह के अपराध आ गए हैं कि सरकार हर 2-4 साल बाद कानून बनाती है और हर 2-4 साल बाद नए तरह के अपराध आ जाते हैं। अब उस कृत्य को अपराध करने के लिए, उसके लिए सजा का निर्धारण करने के लिए कानून जब तक बनना लगता शुरू होता है, सरकार आती है, सोचती है, तब तक नया कानून, नया अपराध आता है। कानून पीछे पीछे तो अपराध आगे आगे, अपराध का तरीका आगे आगे, क्यों भाई? क्योंकि लगातार कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है। फाइनेंशियल ऑफेंसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, बौद्धिक संपदा अपराध, ये क्या है भाई? वो आपके इंटरनेट पे जो डेटा पड़ा हुआ है, जो सामग्री पड़ी हुई, वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यदि कोई आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। आपने देखा होगा बहुत सारे गाना को, बहुत सारे फोटो को आप लेते हैं तो आपके ऊपर नोटिस आ जाता है, क्योंकि किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसका उसने पेटेंट करा रखा है, इंटरनेट की दुनिया में उपलब्ध है, लेकिन है कि आप ऐसे नहीं उसको यूज कर सकते। अगर आपको यूज करना है तो आपको पेमेंट करना होगा, खरीदना होगा, परचेज करना होगा। लेकिन अगर कोई परचेज नहीं करता है और अगर किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफेंस। साइबर फर्जरी, जालसाजी, नॉर्मल जालसाजी, नॉर्मल जालसाजी, जाल करना। जालसाजी में बहुत सारी चीजें आ जाती है। गलत सर्टिफिकेट बना लेना, जालसाजी हुआ ना जी, हमने आपका फर्जी सर्टिफिकेट बना दिया, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना करके उसी बर्थ सर्टिफिकेट पे आधार कार्ड बना दिया और आधार कार्ड जो है आपका गलत डेट ऑफ बर्थ का आ गया, 4 साल छोटा कर दिया, 4 साल बड़ा कर दिया। बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। गलत आधार कार्ड बना सकते हैं। आजकल गलत आधार कार्ड बनाना, गलत सर्टिफिकेट बनाना के लिए नए कानून में सजा का प्रावधान किया गया। ये नया कानून है, भारत में आया है। अब गलत सर्टिफिकेट बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत कारगर हो गया। इस तरह का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया कि तो कुछ भी किया जा सकता कंप्यूटर के माध्यम से। तो जब इस तरह की जालसाजी में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करके इस तरह की फर्जरी करते हैं, तो साइबर फर्जरी। ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन जुआ, अगर कोई जुआ समझते हो, गैम्बलिंग समझते हो, बहुत से देशों में जुआ जो है लीगल एक्टिविटीज है। बहुत से देश जुआ को लीगलाइज किए हुए हैं और लोग लाइसेंस लेकर जुआ खिलाते हैं। भारत में भी देखोगे कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जुआ लीगल है, हालांकि हर जगह लगभग प्रतिबंधित हो रहा है, कुछ टर्म्स कंडीशन लगा दिया गया है। नहीं तो कभी लॉटरी का टिकट बिकता, अब तो कई राज्यों में लॉटरी का टिकट नहीं बिकता। ये तो कोई राज्य लगा सकता है, कोई देश लगा सकता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े जुआरी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन जुआ खिलवाती है और अपने देश में बैठ करके खिलवाती है। आप कैसे करोगे, क्या करोगे? ऑनलाइन जुआ इंग्लैंड में रखकर तो खिलवा रही है और पूरे वर्ल्ड के लोग खेल रहे हैं। हमारे देश में अगर जुआ इलीगल भी है तो ऑनलाइन जुआ हम खेल सकते हैं, बट हमारे देश के कानून के अनुसार तो इलीगल है। ये भी एक प्रकार का अपराध है, ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन जुआ। सेल ऑफ इलीगल गुड्स, बहुत आसान है, समझ में आ रहा होगा। ऑनलाइन के माध्यम से यदि आप कुछ अवैध हथियारों को बेचते हैं, ड्रग्स को बेचते हैं, अच्छा आजकल इलीगल गुड्स को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बेचा जाने लगा है और पता नहीं चलता है लोगों को। तो अगर हम कंप्यूटर, इंटरनेट का प्रयोग करके, इस तरह के प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके अवैध वस्तुओं को, अवैधानिक वस्तुओं को बेचते हैं, इलीगल गुड्स को बेचते हैं, तो ये भी एक प्रकार का साइबर क्राइम के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। ये भी एक प्रकार का साइबर क्राइम है। अगर हम किसी को कुछ झूठा ईमेल भेजते और उसे पैसा ठग लेते, तो ईमेल फ्रॉड है, उसको हम कहते हैं ईमेल कपट। ईमेल भेजा और ईमेल भेज करके कुछ इस तरह की चीजें दी जिससे आप हमारे चंगुल में फंस गए और हमने आपसे पैसा ठग लिया, इसको ईमेल फ्रॉड। और ईमेल फ्रॉड का ही एक तरीका है बच्चा फिशिंग। फिशिंग भी उसी तरह का जुड़ा हुआ चीज है। फिशिंग, फिशिंग मतलब लालच देना। अक्सर मैसेज आता है आपके पास, मेल आता है आपके पास कि आपका 10 लाख का लॉटरी का टिकट निकला हुआ है, आपका 50,000 इनाम निकला हुआ है। फोन भी आता है, ऐसे साइबर क्रिमिनल से जो आपको फोन करते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सारी इसकी चीज के बारे में जानने के लिए आप लोगों ने शायद एक वेब सीरीज देखा होगा, जामतारा। वो फोन करते हैं, आपका ये निकला है, आपका प्राइस निकला है, 50,000 का प्राइस निकला है आपके,
अगर प्राइस खोलना है तो आप 20 रुपया 500 रुपया उसमें डालिए या कुछ इस तरह से कीजिए, कुछ भी किसी न किसी रूप में आप पासवर्ड ले लेते हैं, आपके बैंक से पैसा निकालते हैं या फिर आप उसके अकाउंट में आपसे डलवा लेते हैं पैसा। आपका एक सामान है 50,000 रुपए का, अभी अभी कई तरीके से कुछ दिन पहले मेरा फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक किया था। हैक नहीं किया था, उसने डुप्लीकेट एक फेसबुक अकाउंट हमारे ही नाम से बना लिया था, हमारा फोटो हमारा सब कुछ डाल दिया और फिर उसने क्या किया कि हमारे नाम का हमारा फेसबुक अकाउंट बना लिया और फिर हमारे ही दोस्तों को मैसेज भेजने शुरू कर दिया। अब हमारे फेसबुक अकाउंट से पता चल गया कि हमारे कौन कौन दोस्त हैं, मित्र हैं, उसमें से ढेर सारे दोस्तों को मैसेज भेजा और उनको फ्रेंड बना लिया। लोग समझ रहे हैं कि डॉक्टर एस पांडे के फेसबुक अकाउंट से हम फ्रेंड बने, उनको लगा कोई और अकाउंट होगा पांडे जी का, रिक्वेस्ट आया है तो फ्रेंड एक्सेप्ट कर लेते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से ढेर सारे हमारे निकट लोगों को अपने फ्रेंड के रूप में उसने जोड़ दिया। वो जानता था कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जो हमारे दोस्त नजदीक थे, कहीं ना कहीं वो हमारे बारे में जानकारी रखता। इसके बाद उसने क्या किया, उसने उनको एक फोन किया, ध्यान से देखो, पहले मैसेज में गया और मैसेज पे कहा कि आपका फोन नंबर मैं मिस कर गया हूं, भैया फोन नंबर भेजिए। तो बिहार में रहते थे, बक्सर में रहते थे, उनको मैसेज दिया तो मैसेज में उन्होंने फोन डाल दिया, नंबर डाल दिया अपना, उनको लगा कि पांडे जी मेरा नंबर मिस कर गए होंगे, पांडे जी का मैसेज है, पांडे जी के फेसबुक अकाउंट है, उस अकाउंट पर मैं जुड़ा हूं, पांडे जी का फोटो लगा हुआ है। तो पांडे जी ने मैसेंजर में एक मैसेज डाला कि आप अपना नंबर मुझे भेजिए भैया, मैं आपका नंबर मिस कर गया। उन्होंने अपना नंबर भेज दिया, नंबर ले लिया, नंबर पे व्हाट्सएप जोड़ दिया, व्हाट्सएप पे हाय हेलो करना शुरू किया और भैया कैसे हैं, 2-3 4 बार किया, बातचीत किया। बातचीत करने के बाद उसने क्या किया कि उनको एक मैसेज डाला और मैसेज डाल के बोला कि भैया एक इंस्पेक्टर साहब है, इनकी बक्सर में पोस्टिंग है, पता लगा दिया था कि कहां के रहने वाले, पूरा डिटेल आ ही जाता है, बक्सर में उसकी पोस्टिंग है, उनका ट्रांसफर हो गया है साउथ बिहार या नॉर्थ बिहार, कुछ बोला, ट्रांसफर हो गया है। अब वो पूरा का पूरा अपना सामान बेचकर जाना चाहते, पूरा का पूरा सामान वो अपना बेचकर जाना चाहते और वो सस्ते में बेचकर जाना चाहते हैं, जिसमें कि एक पलंग है, एक बेडशीट है, मतलब बेड है, जो सोफा है, जो भी है, वो कम से कम 50-60 हज़ार की चीज है, लेकिन 10,000 में उसे बात भी बेचकर जाना चाहते हैं। मैं अकाउंट नंबर दे रहा हूं, उनके अकाउंट पे आप 10 रुपया डाल दीजिए, वो सामान अभी मैं आपके यहाँ भिजवा देता हूँ, जरूरत होगा तो आप रखिएगा, नहीं तो मैं बाद में ले लूंगा। विश्वसनीय लगा उनको भी, 50,000 का चीज है, पांडे जी ने मैसेज भेजा है, मेरे ऊपर उनका भरोसा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं कोई गड़बड़ी करूंगा। 50,000 का चीज मुझे 10,000 में दिलवा रहे हैं और उन्होंने नहीं कहा कि आप खरीदिए कंपलसरी, उन्होंने कहा कि दिलवा देता हूं, उसके बदल में आपके घर की है, आपके पास चला जाएगा, उतना दूर लेकर कैसे जाएंगे, जो मैं खरीदी मैं उसको ले लूंगा या कुछ इधर करवा दूंगा। ऐसा तरीका है कि जनरली 90% व्यक्ति उस अकाउंट पे पैसा, उनके मन में क्या आया, उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसा, उस आदमी के अकाउंट में पैसा जो अकाउंट नंबर दिया था उन्होंने नहीं डाला, मुझे फोन नहीं लगा दिया। सोचो मैं मैसेज कर रहा हूं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फोन लगाने का कोई जरूरी लोग नहीं लेंगे, जब उनसे फोन पे मैसेज पे व्हाट्सएप पे बात हो ही रही है, मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात करूं तो आपको फोन क्यों करोगे, क्या उनके मन में आया, उन्होंने फोन किया, फोन किया, मैं जस्ट क्लास से निकला हुआ था, 2-3 बार फोन आया, मैं क्लास लेता को मैं बाहर आकर के फिर उनको बात किया तो ऐसे बात समझ में आई, पता चला मैंने कहा बिल्कुल इस तरह के, इसको फिशिंग, समझ में आ रहा है, इसको फिशिंग, मछली को जैसे लालच देके पकड़ा जाता है 10,000 की जगह 50,000 इस तरह की चीजें, ये भी ईमेल फ्रॉड है बच्चा, इसको हम फिशिंग करते हैं, जब हम लालच देके किसी को फंसा लेते हैं और उसका पैसा अपने पास बना लेते हैं। हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर को मेल को हमने साधन के रूप में यूज किया। उसी तरीके से इसी टाइप का अपराध है स्पूफिंग, जब हम काम ईमेल और एसएमएस के माध्यम से करते हैं, बच्चा तो इसको स्पूफिंग करते हैं। बट इसमें हम क्या करते हैं, स्पूफिंग, स्पूफिंग में हम किसी के आईडी को यूज करते हैं, स्पूफिंग में हम किसी के आईडी को यूज करते हैं, जैसे उस व्यक्ति ने हमारे फेसबुक अकाउंट की आईडी को यूज किया, इसको स्पूफिंग। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी पता चला है कुछ लोगों का मैसेज आया है कि फिर से किसी ने मेरा फेसबुक डॉक्टर एस पांडे का जो हमारा फेसबुक पेज है, हमारा फेसबुक अकाउंट है, किसी ने गलत फेसबुक अकाउंट बना दिया है और कई लोगों को मैसेज करना, हमारे पास 4-5 लोगों का मैसेज आ गया कि कोई आपका गलत फेसबुक अकाउंट बनाकर यूज कर रहा है, 3-4 दिन पहले की बताया, तो आपको मैं सूचित कर दूं, इस तरह का कोई भी फेसबुक अकाउंट अभी एक बना हुआ है उसको खत्म करवाने का अपने प्रयास कर रहा हूं। तो जब कोई हमारी वेबसाइट को पूरा उठा लिया, कॉपी कर लिया, हमारी आइडेंटिटी को कॉपी कर लिया और आइडेंटिटी को कॉपी करके उसको मिसयूज कर रहा है, इसको स्पूफिंग, इसी को हम कहते हैं स्पूफिंग। टोकन अटैक, अब यहां पर दोनों में थोड़ा सा अंतर है बच्चा। स्पूफिंग में हम किसी के वेब पेज को, फेसबुक पेज को लेकर के उसकी आईडी को लेकर के एक गलत आईडी, डुप्लीकेट आईडी बना करके और हम उस डुप्लीकेट आईडी के माध्यम से जो बिल्कुल सही दिखे वैसा ही दिखे उसके माध्यम से हम किसी को लूटने का प्रयास करते हैं, कोई काम करवाने का प्रयास करते हैं, तो इसको स्पूफिंग। टोकन अटैक का मतलब होता है जब हम किसी के आईडी को सीधे यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कीलॉगर्स, मैं एक अटैकर हूं, मैंने आपके कंप्यूटर में कीलॉगर्स लगा दिया, लैपटॉप में कीलॉगर्स लगा दिया, मैसेज भेजा, उसको आपने क्लिक किया, हमारा वायरस आपके कंप्यूटर में सिस्टम में चला गया और कीबोर्ड पे आकर बैठ गया अंदर में, और फिर जब आपने कीबोर्ड दबाया सब कुछ हमको पता चलता चला गया। और जैसे ही हमको पता चला मैं आपका पासवर्ड, बैंक पासवर्ड जान गया, अब बैंक पासवर्ड भी आपकी बैंक की आइडेंटिटी है और मैंने उस पासवर्ड को यूज किया और यूज करके बैंक से पैसा निकाला, इसको टोकन अटैक। टोकन अटैक में यहाँ क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पर हम आपके पासवर्ड को जो कि आपकी बैंक में पहचान है, आइडेंटिटी है, यूज कर रहे हैं और यूज करके उससे हम धोखाधड़ी का काम कर रहे हैं, पैसा लेने का काम, इसको टोकन अटैक, इसको टोकन अटैक। यहाँ हमारे पासवर्ड को यूज किया, अक्सर इस तरह के अपराध होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे संचार मंत्री जब रविशंकर जी थे, उन्होंने एक अभियान शुरू किया था, अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें जगह जगह वो जाती थी और उनकी उपस्थिति में ढेर सारे टीवी चैनल पर हुआ, टीवी चैनल के सारे लोग देखते हैं तो इसी बहाने लोगों में अवेयरनेस होगा और उनके साथ व्यक्ति होगा। इसमें कहा जा रहा था कि आप अपने मोबाइल को हमेशा बंद रखिए, यदि मोबाइल में आप कंप्यूटर, ऑलमोस्ट सभी मोबाइल में आज के डेट में वाईफाई इंटरनेट है और इंटरनेट का होने का मतलब है कि आपका मोबाइल एक प्रकार का कंप्यूटर बन गया है, दुनिया के कंप्यूटरों की दुनिया से इंटरनेट से जुड़ गया, दुनिया के पूरी जहां सूचनाएं हैं सबसे संबंध हो गया है और आपके कंप्यूटर की सूचना भी, आपके मोबाइल की सूचना भी सबसे जुड़ गई। परंतु आप अपने मोबाइल को हमेशा लॉक रखिए, आपका मोबाइल का लॉक इतना मजबूत हो कि जल्दी कोई तोड़ ना पाए, आप किसी को अपना मोबाइल न दें। तमाम तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम में बताए जाते हैं, उस प्रोग्राम में यही था कि आप अगर किसी को मोबाइल देते हैं, आपका मोबाइल किसी के हाथों में आता है तो क्या क्या वो आपके साथ कर सकता है, और इसी को एक डेमो के रूप में दिखाया जा रहा था, जहां पर जो व्यक्ति था उसने कहा कि आप बस ऑडियंस से क्या अपना मोबाइल दीजिए, बस खोल के दे दीजिए, ऑडियंस ने मोबाइल के लॉक को खोल दिया और खोल के 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट के अंदर में
उसने आपके मोबाइल पर, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके मोबाइल पर एक मैसेज डाला, हमारे जानने वाले हैं दोस्त, मैं आपको जानता हूं, नंबर पता होना चाहिए, आपका नंबर मेरे को पता है, मैंने आपके नंबर पर मैसेज डाला, डन। मैसेज में एक लिंक है, मैसेज में एक लिंक है, एक आधे मिनट के लिए अपना मोबाइल दीजिए, व्हाट्सएप खोलिए मेरे पास, कुछ ही देखना है, आपको लगा कि भाई भरोसा है, दे दिया आपकी आंखों के सामने, मैंने आपके मोबाइल को लिया, आपके मोबाइल को व्हाट्सएप को खोला, मैसेज को खोला, उस लिंक को मुझे पता है, मैंने क्लिक कर दिया, जैसे क्लिक किया वो एक्सेप्टेंस है, उस लिंक में एक प्रकार का परमिशन है कि क्या आप मुझे अपने मोबाइल का स्क्रीन और सारे जो भी उसके स्टोरेज है उसका एक्सेस देना चाहेंगे, यस नो, ये मैसेज है। आप चलिए मैंने यस पे क्लिक कर दिया, जैसे यस पे क्लिक किया हमारे मोबाइल के स्क्रीन से लेकर हमारे मोबाइल का जितना डेटा है सबका एक्सेस आपका मैंने लिया, उस पर क्लिक किया, आपका सारा एक्सेस मेरे पास आ गया, दैट्स ऑल। मैं अपने लैपटॉप में खोल दिया और अपने लैपटॉप में खोल करके आपके मोबाइल को एक्सेस करके मोबाइल की सारी चीजें को देख रहा हूं, आपके मोबाइल में कहां-कहां क्या-क्या है, क्या-क्या रखा हुआ है, वो सब देख सकता हूं। आपके मोबाइल से जब भी आपका पासवर्ड आएगा, आपके डेट में बैंक में सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है, बैंक में आप कभी पैसा ट्रांसफर करते हैं, पहले सब चीज नहीं था, 10 साल पहले, 5-6 साल पहले तक नहीं था, लगातार कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चेक बन रहा है। जैसे आप किसी को बैंक में पैसा ट्रांसफर करोगे, आपको ओटीपी आएगा, ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करोगे तो, और ओटीपी उसी मोबाइल पे आएगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है। पहले तो ट्रांसफर ऐसे ही हो जाता था, कोई किसी का मोबाइल लेके पैसा ट्रांसफर कर सकता था। हमारा मोबाइल अगर कोई लेके करेगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें पासवर्ड भी जानना चाहिए। अगर हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी के पास चला, उसमें सब कुछ है और पासवर्ड भी जान जाता है, तभी वो पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ही पैसा ट्रांसफर करेगा मेरे मोबाइल पे ओटीपी आएगा। अब जब तक ओटीपी डालेगा नहीं अपने मोबाइल से या अपने सिस्टम से, तब तक पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, तो उसको पासवर्ड भी जानना जरूरी। इसे अब खतरा नहीं है कि आपका एटीएम या आपका क्रेडिट कार्ड कुछ भी अगर किसी के हाथ में लग गया, कोई उठा लिया, लेकिन फिर भी और कई तरीके हैं जिसके माध्यम से आपके क्रेडिट कार्ड से कई रुपए में, बहुत सारी चीजें क्रेडिट कार्ड में जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप उसमें डाल देते हैं, बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। जब हम होटल की बुकिंग करते हैं, हम बुक माई शो पे जाते हैं, बहुत से जगहों पर तो जीरो बैलेंस पे कई सारे होटल, कई सारी चीजों की बुकिंग होती है, और वो क्रेडिट कार्ड के पीछे की कुछ चीजों को पूछता है और हम बता देते हैं, उसको डाल देते हैं, दैट्स ऑल। बट अब लगातार इस चीज को सिक्योर किया जा रहा है, अभी लगातार सुरक्षा सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के तहत इन सब चीजों को रोका जा रहा है, ये भी एक तरीका है बच्चा। यहाँ पर जब हमने अपनी आईडी को, आपकी आईडी को यूज कर लिया, यूज करके कोई क्राइम किया, इसको डन। अगला है इंटरनेट टाइम थेफ्ट, ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, बट फिर भी इंटरनेट के टाइम को चुराना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट का जो टाइम पीरियड होता है, इतना पैसा दोगे तो इतना जीबी, उसमें भी कुछ चोरी कर लेते हैं, कई तरीके होते हैं उसमें चुराने का, दूसरे का इंटरनेट को यूज कर लेते हैं, ये इंटरनेट चुराना। बहुत से लोग होते हैं क्या कि पड़ोसी के घर का, आप देखोगे जब आप अपना वाईफाई खोलते हो, क्लिक करते हो, उसमें अगल बगल जितने भी सिस्टम होते हैं बच्चा, वाईफाई वो सब वो करता है, लेकिन जिस वाईफाई से आपको कनेक्ट होना है, वाईफाई के माध्यम से जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो उसका पासवर्ड मांगता है, आपने पड़ोसी का पासवर्ड पता कर लिया किसी ने, डाल करके आप अपने पड़ोसी के वाईफाई से आराम से इंटरनेट चला रहे हो, बस दीवार का फर्क है, उधर पड़ोसी रहता है, इधर आप रहते हो, उसका डेटा खत्म कर रहे हो। समझ में आ रहा है? इसको इंटरनेट टाइम थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की पहचान चुराना, किसी का पहचान का मतलब किसी का ब्रांड उठाया, वेबसाइट का कोई भी चीज और पहचान को चुरा करके और उसको बेचा है, ठीक है, तो आइडेंटिटी थेफ्ट। साइबर डिफेमेशन उसी तरह से मानहानि, अपने कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज किया और उसके माध्यम से किसी के बारे में इतना ज्यादा दुष्प्रचार किया, सोशल मीडिया हो, किसी भी चीज हो, और उसका दुष्प्रचार करके उसकी मानहानि कर दी, उसके बारे में गलत तस्वीरें, उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन। आप देखोगे साइबर डिफेमेशन पॉलिटिक्स में बहुत हुआ है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के बारे में बार-बार आप देखते हो ना, यूट्यूब पे आता है, नेता का अलग-अलग तरह का गलत उसके बारे में गलत परसेप्शन बनाने का प्रयास किया, फलाना नेता है तो उसके बारे में ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, वो किया, ऐसे वैसे गलत तरीके से समाज में उसको बदनाम करने का प्रयास किया, इसको साइबर डिफेमेशन जगह चुनाव में दिखाई देता है, विभिन्न तरीकों से। चुनाव के पीरियड में पूरी तेजी से चल रहा था बच्चा, तरह तरह का रील्स बनाया जा रहा था, तरह तरह का शॉर्ट्स बनाया जा रहा था, और शॉर्ट्स बनाने में वो व्यक्ति अपना हाईलाइट नहीं कर रहा, दूसरे को गिरा करके उनको बेहतर बनाने का, इसको साइबर डिफेमेशन। और ये भी अपराध है, आप किसी को साइबर वर्ल्ड का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके किसी को बदनाम नहीं कर सकते। साइबर और बदनाम करने के लिए दिक्कत है बच्चा, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं होता है, आप यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जा सकता है, बहुत सारी चीजें आपको हो सकती है। इसलिए लोग करते क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को बदनाम करना चाहता हूं, इसके बारे में बहुत सारा गलत इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर रील बना करके, शॉर्ट्स बना शेयर करना चाहता हूं, तो मैं कोई यूट्यूब चैनल बनाऊंगा तो फंस जाऊंगा बच्चा। मैं क्या करता हूं कि बाहर से दूसरे देश से इस तरह के यूट्यूब चैनल को परचेज कर लेता हूं। मैं अगर गूगल की दुनिया में जाऊंगा, इंटरनेट की दुनिया में जाऊंगा, तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेल किए जाते हैं। यूट्यूब चैनल ऐसे देश में है जहां इस पर रोकने का कोई कानून ही नहीं है। अब सीरिया, अफगानिस्तान, सोमालिया, वहां कहां इतना एडवांसमेंट है, वहां बैठे बैठे अपराधी क्या कर रहे हैं कि इस तरह के यूट्यूब चैनल बना करके और आपको सीधे पूरा का पूरा चैनल आपको भेज दिया, अब आप यहां बैठे हुए और आप उस चैनल पर शेयर कर रहे हैं, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी बड़े नेता को बदनाम कर रहे हैं, उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोग, कौन पकड़ेगा आपको? पकड़ा गया कि किस यूट्यूब चैनल से, तो यूट्यूब चैनल तो भाई अमेरिका का है, सोमालिया का है, सीरिया का है, तो कई तरीके से आप देखो ना, हमारे यहाँ पॉर्न साइट है ना, अपराध है, क्राइम है, कौन साइट चल रहा है, क्योंकि जो चलाने वाला कंपनी है वो दूसरे देश में बैठा हुआ है, और वहां पर इस तरह की गतिविधि का अपराध नहीं माना जाता है। वो ऐसे देश है जहां पर यौन संबंधों में खुलापन है, यौन संबंधों का नियंत्रण करने के लिए कोई बहुत कठोर कानून का निर्माण नहीं किया गया है, और लोग पॉर्न फिल्म बना रहे हैं, आराम से पॉर्न स्टार समाज में घूम रही है, कोई उनको बुरा नहीं मान रहा है, वो फेमस है क्योंकि वहां पर यौन संबंध बनाना बहुत खराब नहीं माना जाता है। कई ऐसे पश्चिमी देश है जहां यौन संबंधों में खुलापन, वहां पॉर्न साइट बना करके वहां के पॉर्न साइट से अपने पॉर्न साइट वेबसाइट बना दिया, उस पर सारे पॉर्न फिल्मों को, वीडियो फिल्मों को डालेंगे। गूगल की दुनिया में सारी वेबसाइट एक्सेसिबल है, आप जाकर उन सारी वीडियो को आप देख सकते हो, गूगल में गए तो आप देख सकते हो, बनाने वाला तो दूसरे देश में बैठा हुआ है, कैसे आपका देश पड़ेगा? बट भारत के लिए तो इलीगल है। साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर डिफेमेशन, साइबर पोर्नोग्राफी, साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है बच्चा, ऑनलाइन की दुनिया में किसी का पीछा कर, मान लीजिए कोई लड़की है, लड़का है, फेसबुक पे है, आप डेली उसको पीछा करते हो, उस पर जाते हो, उसको देखते हो, आप कुछ भेजते नहीं, बस आप उसको पीछा कर रहे हो, आप उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। याद है अभी 2012 में निर्भया कांड हुआ था, तो भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया, और इस कानून में 2 धाराओं की चर्चा में जरूर करूंगा, 2 बिंदुओं की। किसी के पीछा करने पर 2 साल की सजा का प्रावधान, 3 साल की सजा का प्रावधान है, सॉरी, और किसी को घूरने पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। लड़का द्वारा लड़की, लड़की द्वारा लड़का को नहीं, अगर कोई लड़का किसी लड़की को घूरता है
और लड़की जाकर के शिकायत करती है कि इसने मुझे घूरा, कुछ किया नहीं, लड़की नहीं जाने किसने हमारे साथ छेड़छाड़ किया, हमारे बॉडी के साथ टच किया, हमको गाली गलौज किया, हमको मौखिक ओरल एब्यूज किया, कुछ नहीं किया, बस इसने हमें घूर कर देखा, लंबे समय तक घूर कर देखा, दैट्स ऑल। बात कर दो गलती से कि हमने घूरा, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? 2 साल की सजा। जैसे हो गया कि आपने घूर कर देखा, 2 साल की सजा। और ये सिद्ध हो गया कि आपने पीछा किया तो 3 साल की सजा, क्योंकि आपके पीछा करने से लड़की बहुत परेशान हुई, बहुत तनाव में आ गई। फिजिकली किसी को घूरना, किसी को पीछा करना क्राइम है बच्चा। साइबर वर्ल्ड में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर किसी का पीछा करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है और इसको भी साइबर क्राइम के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन पीछा करने के साथ अगर कुछ मैसेज भेज रहे हो, कुछ उल्टा सीधा लिख रहे हो, कुछ गलत तस्वीरें भेज रहे हो, इसको हम कहते हैं साइबर बुलिंग। दिस वन साइबर स्टॉकिंग एंड दिस वन साइबर बुलिंग। ये साइबर बुलिंग का अपराध कहलाता है, साइबर बुलिंग। साइबर टेररिज्म, साइबर बुलिंग के परेशान करना, लेकिन केवल पीछा नहीं कर रहे हो, वॉच नहीं कर रहे हो, क्या कर रही है, कैसे रही, क्या इस तरह की चीजें मैसेज शेयर करती है। हम एक होता है कि उसके घुस के उसके साइट पर देखना, ये साइबर स्टॉकिंग भी क्राइम है। और साइबर बुलिंग में हम मैसेज उसको भेज रहे हैं, गलत मैसेज भेज रहे हैं, परेशान करना, परेशान करना, इसको साइबर बुलिंग। और अगला है साइबर टेररिज्म। जब कोई आतंकी संगठन या आतंकवादी अपने आतंकवाद को फैलाने के लिए, अपने आतंकी संगठन के विस्तार के लिए इंटरनेट को यूज करता है, साइबर वर्ल्ड को यूज करता है, तो इसको साइबर आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है। बहुत सारे आतंकी संगठन है जो अपने इंटरनेट पे अपने भाषण को रखे हुए हैं, अपने उपदेशों को रखे हुए हैं। आईएसआईएस का बगदादी जो हिट हुआ करता था, बगदादी जो है उसका भाषण इंटरनेट पे चलता था, सोशल मीडिया पे चलता था, और उस पर वो जुड़े हुए थे। बहुत सारी वेबसाइट थी उसकी जिस पर वो जुड़े हुए थे, और लोग वेबसाइट पे जैसे ही जाते थे और उसके भाषण को सुनते थे, उसके भाषण के प्रभाव में इतना ज्यादा आ जाते थे, वो इस्लाम के लिए अपने जान को भी देने को तैयार होते थे और फिर उसके निर्देशानुसार काम करते थे। कुछ दिन पहले तक भारत में कुछ ऐसे आतंकी पकड़े गए थे जो कभी सीरिया नहीं गए, लेकिन इस्लामिक स्टेट के लिए काम करते थे। वो भाषण सुनकर उनके प्रभाव में आ चुके थे और उसके प्रभाव में आकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते। जब कोई आतंकी संगठन साइबर के माध्यम से आतंक फैलाने का प्रयास करता है, सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से आतंक फैलाने का प्रयास करता है, इसको साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद। साइबर स्पाइंग, जासूसी, इंटरनेट के माध्यम से जासूसी भी की जा सकती है, साइबर जासूसी, साइबर वारफेयर, साइबर युद्ध, इसका सवाल पूछा जा चुका है। साइबर युद्ध, साइबर वार, साइबर वारफेयर। आज तक माना जा रहा है कि जब 2 देशों के बीच युद्ध होगा तो युद्ध में जो दुश्मन देश होगा वो केवल हथियारों से नहीं लड़ेगा, जो दुश्मन देश होगा बच्चा वो केवल हथियारों से नहीं लड़ेगा, अब तो साइबर वार होगा। उसके ढेर सारे योद्धा बैठे होंगे कंप्यूटर लेकर, कट्टा लेकर नहीं, AK-57 लेकर नहीं, कंप्यूटर लेकर बैठे, वो हैकर्स होंगे। और वो देश उस हैकर्स को बड़ी महंगी पेमेंट पे रखा होगा, वो देश की सेना है, एक तरह से साइबर सेना है। और साइबर सेना हमारे देश के ऊपर अटैक करेंगे, हमारे देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के ऊपर अटैक करेंगे, और हमारे देश में प्रतिष्ठान में जितने भी इंटरनेट कंप्यूटर है, जहां पर हमारी ढेर सारी सूचनाएं हैं, बहुत सारी सर्विसेज है, सबको ध्वस्त कर देंगे। रेलवे को ध्वस्त कर दिया, रेलवे के सर्वर को ध्वस्त कर दिया, रेलवे की सर्विसेज को ध्वस्त कर दिया, बैंकिंग सर्विसेज को ध्वस्त कर दिया, स्टॉक एक्सचेंज को ध्वस्त कर दिया। सोचो स्टॉक एक्सचेंज का इंटरनेट बंद हो जाए, रेलवे का इंटरनेट बंद हो जाए, हवाई जहाज का इंटरनेट बंद हो जाए, पूरा हवाई यात्रा को जो कंट्रोल कर रहा है एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट बंद हो जाए, मिनिस्ट्री ऑफ रेल और उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट बंद हो जाए, पूरे देश की बैंकिंग सिस्टम का इंटरनेट बंद हो जाए, स्टॉक एक्सचेंज का इंटरनेट बंद हो जाए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सारा इंटरनेट बंद, बच्चा सब कुछ रुक जाएगा, सारे लोगों का मोबाइल बंद हो जाएगा। ऐसे जब सोचो कि पूरे देश का मोबाइल बंद हो जाए तो क्या करेगा, कितना कठिन हो जाएगा। लो दुनिया मुट्ठी में तो आ गया, दुनिया को मुट्ठी में तो कर लिया, पूरी दुनिया को मोबाइल में घुसा लिया, मोबाइल छीन लिया मतलब दुनिया हमारी मुट्ठी से निकल, हम बाप बाप खिलाते नहीं, घर से बाहर निकलेंगे पैसा किसी को पेमेंट नहीं कर सकते हैं, पैसा निकाल नहीं सकते हैं। अब तो कैश धीरे धीरे खत्म हो रहा है प्रचलन से, डिजिटल पेमेंट हम कर रहे हैं, ऑनलाइन है तभी तो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। एटीएम में जाएंगे पैसा नहीं निकलेगा, बैंक में जाएंगे पैसा नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब भी पैसा नहीं जाएगा तो हमारा अकाउंट दिखेगा, अकाउंट दिख नहीं रहा, क्योंकि हमारा सारा अकाउंट पे पैसा कितना गया कितना निकला सब कुछ तो ऑनलाइन है, वो रजिस्टर थोड़ी रखा है, मोटा सा जिसमें लिखा है 5000 निकासी, 10,000 जमा, फिर 10,000 जमा, फिर 5,000 निकासी, 15,000 बाकी, ऐसा नहीं है बच्चा। जब वही नहीं रहेगा तो सब खत्म हो जाएगा, बैंक सिस्टम खत्म हो जाएगा। ट्रेन में कैसे जाओगे, सारी टिकट उसी से पता चल रहा है कौन कौन है, कौन कौन सफर कर रहा है, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाला जो संभावित खतरा है वो है साइबर वॉरफेयर, और पूरी दुनिया साइबर वॉरफेयर से लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। पूरी दुनिया, भारत में भी जो हमने 2013 में साइबर पॉलिसी बनाई तो माना गया कि अब जल सेना, थल सेना, वायु सेना तो है ही, साइबर सेना भी हम लोगों को रखना होगा। हम लोगों को लाखों की संख्या में सैनिक रखने होंगे, इनको अलग अलग बड़े बड़े हॉल में कंप्यूटर के साथ बैठाना होगा। ये सैनिक AK-57 और आधुनिक हथियारों से लैस नहीं होंगे, कंप्यूटर से लैस होंगे, आधुनिक तकनीकों से लैस होंगे। हमारे जितने भी बड़े बड़े प्रतिष्ठान है उसमें जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, जो इंटरनेट है, उन सबको एक सिक्योरिटी सिस्टम के तहत इतना मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम लगाना होगा कि कोई हैक नहीं करे, कोई उसमें अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करे, कोई उसको डैमेज नहीं कर पाए। जो भी आक्रमण हो रहे हैं हम उन आक्रमणों का कैसे प्रतिवाद कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम भी दूसरे देश को आक्रमण कर सकते हैं। हमारी जो सेना होगी, साइबर फोर्स होगा, वो हमारा यही काम करेगा बच्चा। तो साइबर वॉरफेयर यही है बच्चा, साइबर क्राइम। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम किस तरह का है। तो साइबर की दुनिया में या क्या कोई भी अपराध, वो चाहे साइबर वर्ल्ड से जुड़ी हुई तकनीकों को डैमेज करने का अपराध हो या साइबर वर्ल्ड की तकनीकों का प्रयोग करके इस भौतिक जगत में किया गया अपराध हो, दोनों तरह के अपराध को साइबर अपराध या साइबर क्राइम की संज्ञा दी जाती है। राइट, हेडिंग डालो आप, साइबर अपराध के स्रोत। अगला हेडिंग डालो बच्चा, कॉपी पर हेडिंग डालते जाओ और हर हेडिंग के नीचे लिखते जाओ पीडीएफ नोट्स। आप जो इतने समय में लिख सकते हो बहुत सारे बच्चे तो लिख लिए होंगे। आपका अगला टॉपिक है, अगला डायमेंशन कर सकते हो आप। नीचे का सब हेडिंग आपके पास होना चाहिए, हेडिंग नीचे की तरफ है पीडीएफ नोट्स, हेडिंग नीचे की तरफ है पीडीएफ नोट्स। साइबर अपराध के स्रोत, सोर्सेस ऑफ साइबर क्राइम, मतलब साइबर अपराध करने वाला या करवाने वाला, यही स्रोत। वो जो करते हैं या जो करवाते हैं
जो करते हैं और जो करवाते हैं। साइबर अपराधों के सोर्सेज ऑफ साइबर क्राइम। सबसे पहला सोर्स बस देख लेंगे, डाल लेंगे, प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें जानना चाहिए हैकर तथा हैकिस्ट, ये साइबर क्राइम करने वाले प्रमुख। जो साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति है, जो टेक्निकली स्ट्रांग है, जानता है, उसको जानकारी है, और जब खुद वो क्राइम करता है, इसको हैकर। या कोई संगठन है जो इस तरह का काम करता है या करवाता है अपने हैकर से, इसको हैकिस्ट। यहाँ पर संगठन को हम हैकिस्ट नहीं करते, यहाँ पर हैकर और हैकिस्ट थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर अंतर है, दोनों एक ही है। अगर हम साइबर क्राइम करते हैं तो हम हैकर, लेकिन अगर हम साइबर क्राइम अपराध पैसा कमाने के लिए नहीं करते, हम किसी आइडियोलॉजी से बाइट होकर करते हैं, तो हम हैकिस्ट हैं। उदाहरण, एक ने पैसा कमाने के लिए जामताड़ा में बैठकर आपके अकाउंट से पैसा उड़ा लिया, इसको हैकर, इसको हैकर, इसको हैकर। और एक जो बगदादी का भाषण सुनकर, इस्लामिक स्टेट के लीडर बगदादी का भाषण सुनकर इतना प्रभावित हो गया कि वह इस्लाम की उस विचारधारा का फॉलोअर बन गया जो इस्लाम के प्रसार के लिए दूसरों की हत्या की वकालत करते, और फिर वह इस कंप्यूटर का प्रयोग करके, इंटरनेट का प्रयोग करके उस विचारधारा को फैलाने में काम कर रहा है, आतंक को फैलाने में काम कर रहा है। इस तरह का काम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा, वो उस आइडियोलॉजी से बात, इसको हैकिस्ट, हैकर तथा हैकिस्ट। दूसरा स्रोत है साइबर क्राइम का व्यवस्थित आपराधिक समूह। जामताड़ा वाला जो गैंग था उसको हम दूसरे में रखेंगे। व्यवस्थित आपराधिक समूह, एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप जो विशेषकर फिशिंग और तस्करी जैसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, तस्करी जैसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। ओके, तस्करी जैसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं। तीसरा, आतंकी संगठन, तस्करी तैयबा, इस्लामिक स्टेट के जैसे आतंकी संगठन है जो आज इस साइबर वर्ल्ड को यूज करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करते हैं। ये कई रूपों में देश को नुकसान पहुंचाते हैं। ये आतंकी संगठन इंटरनेट के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से अपने आतंकी गतिविधियों को फैलाने का काम करते हैं, आतंकी संगठन। तीसरा स्रोत जो आज की पॉपुलर स्रोत है, जो आजकल अपराध हुए हैं, जो आजकल साइबर क्राइम हो रहा है, उस साइबर क्राइम को करने वाले किस तरह के लोग हैं, किस तरह के संगठन हैं, उसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर। हम लोगों ने हैकर और हैकिस्ट की बात की, हमने संगठित आपराधिक समूह की बात की जो पैसे के लिए अपराध करते हैं, पैसे के लिए साइबर क्राइम करते हैं। हमने आतंकी संगठन की बात की जो किसी सामूहिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आतंकवाद का डिफिनेशन मैंने बताया आपको, आतंक का सहारा लेते हैं, ये विचारधारा से बायस होते हैं और इसी साइबर वर्ल्ड को यूज करते हैं, साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। चौथा है सॉफ्टवेयर कंपनियां और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये अपनी कंपनी के लाभ के लिए साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं। व्यावसायिक प्रतिद्वंदी, आपका जो बिजनेस राइवल है, हम कोचिंग चलाते हैं, हमारा कोचिंग का जो प्रतिद्वंदी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमारे बारे में कुछ गलत सूचना या हमारे वेबसाइट पे घुस करके, हमारे ऐप पे घुस करके उसमें से डेटा को चुरा लेना, मेंटल, कुछ बहुत सारी चीजें जो संभव हो सकता है वो करता है। व्यावसायिक प्रतिद्वंदी भी आज की डेट में बहुत ज्यादा साइबर क्राइम में शामिल है। और लास्ट, सरकार, सरकारें जो है वो भी अपने प्रतिद्वंदी या दुश्मन देश को टारगेट करती है और साइबर अपराध में शामिल होती है। सरकार या सरकार द्वारा समर्थित संस्थान जो मुख्यतः किसी विशेष देश को अपना लक्ष्य बनाते हैं, मुख्यतः किसी विशेष देश को अपना लक्ष्य बनाते हैं, ज्यादातर संभावना रहती है कि साइबर वारफेयर के समय में करेंगे, युद्ध को करेंगे, लेकिन बिना युद्ध के भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करते रहते हैं। मैंने अभी कहा कि जब दक्षिण कोरिया में 2009 में और अमेरिका में साइबर अटैक हुआ, कहा गया कि नॉर्थ कोरिया का इसमें हाथ है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया दुश्मन है, चीन का इसमें हाथ है, क्योंकि चीन अमेरिका का दुश्मन रहा है। चलेगा बच्चा, ये है आपका साइबर अपराध के स्रोत। हम एक और टॉपिक निकालते हैं, हेडिंग डालिए आप अपने कॉपी पर, साइबर अपराध का आंतरिक सुरक्षा पर दुष्प्रभाव, क्योंकि हम इंटरनल सिक्योरिटी में इसको पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमें आंतरिक सुरक्षा से इसको जोड़ना होगा। साइबर अपराध का आंतरिक सुरक्षा पर दुष्प्रभाव, साइबर अपराध का आंतरिक सुरक्षा पर दुष्प्रभाव, साइबर अपराध का आंतरिक सुरक्षा पर दुष्प्रभाव। आपने लिख लिया, अंडरलाइन नीचे की तरफ एरो दीजिए और लिखिए पीडीएफ नोट्स, साइबर अपराध का आंतरिक सुरक्षा पर दुष्प्रभाव। मुझे लगता है कि इसको पीडीएफ नोट्स मत लिखिए, आप इसको क्लास में लिखिए, क्योंकि ये सब टॉपिक है जहां से प्रश्न ज्यादा बनेंगे। ठीक है, साइबर अपराध का आंतरिक सुरक्षा पर दुष्प्रभाव आप लिखिए, लिखते जाइए। इसमें हम लिखते लिखते समझ जाएंगे कि आंतरिक सुरक्षा पर इसका क्या क्या दुष्प्रभाव है, क्या क्या इसका नुकसान है। साइबर अपराध का, अपराध है तो नुकसान है, तभी अपराध है। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 लिखते जाइए, दूसरे देशों के द्वारा गोपनीय सरकारी सूचनाओं की चोरी। हम साइबर अपराध का कहां पर दुष्प्रभाव लिख रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा पर, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पर क्या इसका दुष्प्रभाव, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पर, हमारे देश की सुरक्षा कैसे इसके कारण खतरे में पड़ रही है। तो पहला है हमारा दूसरे देशों के द्वारा गोपनीय सरकारी सूचनाओं की चोरी। हमारी सरकार की जो सूचनाएं हैं, दूसरे देश उन गोपनीय सूचनाओं को चुरा सकते हैं, चुराते हैं, इसका डर हमारा सदैव बना हुआ है। ये हमारे लिए सुरक्षा चुनौती है, साइबर अपराध का हमारी सुरक्षा पर खतरा है, दूसरे देशों के द्वारा गोपनीय सरकारी सूचनाओं की चोरी। सेकंड पॉइंट लिखिए, बच्चा लिखो, बहुत सुन लिए, थोड़ा सा लिखो तो एनर्जी आएगी। दूसरे देशों के द्वारा गोपनीय सरकारी सूचनाओं की चोरी। सेकंड पॉइंट, गोपनीय सरकारी सूचनाओं को सार्वजनिक करके, गोपनीय सरकारी सूचनाओं को सार्वजनिक करके मित्रवत देशों के बीच तनाव, मित्रवत देशों के बीच तनाव तथा नागरिकों के बीच सरकार के प्रति अविश्वास की भावना को उत्पन्न करना।
लाइन समझ में आ गया होगा। हमारे देश की कोई ऐसी गोपनीय सूचना जिसको ओपन कर देने से, उस सूचना को सार्वजनिक कर देने से, मीडिया पर डाल देने से, सोशल मीडिया पर डाल देने से हमारी जनता सरकार के विरुद्ध भड़क रहा है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है। और ऐसा हैकर्स कर सकते। साइबर क्राइम का हमारी आंतरिक सुरक्षा पर इस रूप में दुष्प्रभाव पड़ सकता है। और यही नहीं, कोई अगर देश चाहता है कि हमारे और अमेरिका के बीच तनाव चल जाए, हमारे और बांग्लादेश के बीच तनाव चल जाए, तो कुछ ऐसी हमारी गोपनीय सूचनाओं को जिसमें हमने कभी बांग्लादेश के विरुद्ध सोचा था, प्लानिंग की थी, उसको निकाला और सार्वजनिक कर दिया। बांग्लादेश की जनता भारत के विरुद्ध हो गई। बांग्लादेश की जनता ने बांग्लादेश की सरकार पर इतना दबाव बना दिया कि सरकार ने भारत के साथ संबंधों को तोड़ दिया, भारत विरुद्ध हो गई। तो देशों के बीच संबंध खराब हो सकता है। तीसरा देश इन्वाइट किया इसी को, भारत बांग्लादेश के बीच संबंध खराब होगा तो चीन को फायदा होगा, चीन चाहेगा पाकिस्तान को फायदा होगा तो पाकिस्तान चाहेगा। अगर ऐसी कोई हमारे पास गोपनीय सूचना है जिसको सार्वजनिक करने से ऐसा हो सकता है तो साइबर अटैक के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। क्लियर है? तीसरा, सरकार के बारे में दुष्प्रचार, जिनसे आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न, सरकार के बारे में दुष्प्रचार जिससे आंतरिक अशांति की स्थिति उत्पन्न। नंबर चौथा नंबर, सूचना परितंत्र के दुरुपयोग द्वारा, जितने की सूचना देने वाले यंत्र है, मैकेनिज्म है, उसके दुरुपयोग द्वारा अफवाहों को फैलाना, दुष्प्रचार करना और सामुदायिक हिंसा को भड़काना। साइबर क्राइम के माध्यम से ऐसा संभव है। मैं चर्चा करूंगा असम हिंसा, कभी मैंने चर्चा की थी कि कैसे असम हिंसा की कुछ घटनाओं को, असम की कुछ घटनाओं को पाकिस्तान के द्वारा चारों तरफ फैलाया गया और पूरे भारत में हिंसा उत्पन्न हुई, पूरे भारत में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। सूचना परितंत्र के दुरुपयोग द्वारा अफवाहों को फैलाना। आजकल सोशल मीडिया ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आसानी से अफवाह फैलाया जा सकता है। अफवाहों को फैलाना, दुष्प्रचार करना और सामुदायिक हिंसा को भड़काना। अफवाह फैलाया जा सकता है, किसी के बारे में दुष्प्रचार किया जा सकता है, सांप्रदायिकता और सामुदायिक हिंसा को भड़काया जा सकता है। इस तरीके का सुरक्षा चुनौतियां साइबर अपराध के द्वारा संभव हो सकता है। पांचवां, सामरिक तथा रणनीतिक महत्व के संस्थानों पर तथा परितंत्रों पर अनाधिकृत कब्जा। यदि हैकर्स हमारे रक्षा मंत्रालय पर कब्जा कर ले और उसके पूरे सिस्टम पर, रक्षा मंत्रालय का पर एक से गोपनीय सूचनाएं रखी हुई, हमारे परमाणुविक संयंत्र पर कब्जा कर ले, एक से गोपनीय सूचनाएं है, हमारा बम होगा बच्चा, रॉकेट लॉन्चर होगा ना, ये बताओ रॉकेट लॉन्चर जब छोड़ते समय या कोई ऐसे मशीन से ऐसे मारा जाता है या कोई माचिस मारा जाता है क्या, जैसे दिवाली में रॉकेट छोड़ते हैं। अब तो सारे के सारे इस तरह के अत्याधुनिक हथियार कंप्यूटराइज्ड है बच्चा, है या नहीं? हैकर्स ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया और फिर वो पाकिस्तान में बैठे बैठे कंट्रोल करना शुरू किया। मैं पाकिस्तान का हूं, मैं भारत का दुश्मन हूं, मैं किसी भी तरीके से भारत के रॉकेट लॉन्चर जहां लगे हुए हैं वहां मैं पहुंच गया, उस रॉकेट लॉन्चर के पास पहुंच गया, अनाधिकृत प्रवेश उसके कंट्रोलिंग सिस्टम में घुस गया, जो चीन भारत के बॉर्डर पे लगे हुए हैं, और चीन की तरफ मुंह करके, बीजिंग की तरफ मुंह करके बटन दबा दिया। हमें पाकिस्तान में बैठे बैठे भारत के रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट छूटा और बीजिंग पर 50 रॉकेट गिरा। चीन क्या करेगा बच्चा? जवाब देगा, भारत चीन युद्ध शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? बहुत कुछ किया जा सकता है। जो हमारी सामरिक रक्षा के महत्व से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो हमारी रणनीतिक महत्व के जितने भी संस्थान है, परितंत्र है, उन पर हैकर्स अगर अनाधिकृत कब्जा जमा ले तो कई रूपों में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। डन? छठा, अति महत्वपूर्ण परितंत्रों के कार्यान्वयन में गड़बड़ी पहुंचाना अथवा बाधा उत्पन्न करना। अति महत्वपूर्ण परितंत्रों के कार्यान्वयन में गड़बड़ी पहुंचाना अथवा बाधा उत्पन्न करना। मैंने अभी बताया जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है, मैकेनिज्म है, हवाई यात्रा, रेल, है या नहीं, उनका जो एक्टिविटीज है उसको डिस्टर्ब कर देना। रेलवे लाइन कंट्रोल सिस्टम है, क्या किया हमने इस तरह से एक ही लाइन पे दो ट्रेन को मिला दिया एक दूसरे से, पॉसिबल है बच्चा? गड़बड़ी पहुंचाना है, बाधा उत्पन्न करना। इस तरह से हम या कोई भी हैकर्स हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अति महत्वपूर्ण परितंत्रों के कार्यान्वयन में गड़बड़ी पहुंचाना और बाधा उत्पन्न करना। 7 नंबर पॉइंट है, बैंकिंग तथा स्टॉक ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में, बैंकिंग तथा स्टॉक ट्रेडिंग जैसे क्षेत्रों में अस्थिरता पैदा करना, अस्थिरता पैदा करना। इसके बारे में भी चर्चा कर चुका हूं। स्टॉक मार्केट में उसको पूरा क्रैश कर दोगे तो सोचो देश की इकोनॉमी कहां जाएगी? और हैकर चाहे तो कर सकता है। व्यक्तिगत सूचनाओं की चोरी करना, ये लास्ट में हमने रखा है। एक आंतरिक सुरक्षा पर सीधा सीधा प्रभाव नहीं है बच्चा, फिर भी है। बहुत सारी पर्सनल सूचनाओं को चुरा करके कहीं ना कहीं व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत सूचनाओं की चोरी करके यदि उसको सार्वजनिक करना चाहे, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हैं जिससे देश के लिए घातक उत्पन्न करता है। हमारे जो बड़े बड़े सेना प्रमुख है, रक्षा मंत्री है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत सारी पर्सनल सूचनाओं को चुरा करके उनको सार्वजनिक करके उनको मिसयूज करके देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। 9 नंबर, कंप्यूटर वायरस आदि के द्वारा, कंप्यूटर वायरस आदि के द्वारा सरकारी तथा निजी क्षेत्र के कंप्यूटर को प्रभावित करके, सरकारी तथा निजी क्षेत्र के कंप्यूटर को प्रभावित करके इन क्षेत्रों की गतिविधियों को बाधित करना। सरकारी तथा निजी क्षेत्र के कंप्यूटर को प्रभावित करके इन क्षेत्रों की गतिविधियों को बाधित करना। हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम, हमारा नेटवर्किंग साइट्स है ना वाला टॉपिक। ये साइबर सुरक्षा पर इसका ही प्रभाव होगा, हो सकता है, होता है, होगा। 9 पॉइंट हमने लिख लिया, 9 पॉइंट में लगभग सारी चीजें आ गई। अब बारी आती है अगला टॉपिक, हेडिंग डालिए, आप हेडिंग डालिए बच्चा। टॉपिक ये भी है लास्ट में, सेकंड टॉपिक पर हम एंट्री कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कर लिया।
फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कर लिया। सेकंड टॉपिक मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स। मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स हेडिंग लिखिए और लिखिए पीडीएफ नोट्स। तो बेसिक से बच्चा, इसमें कुछ लिखने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है, जनरल चर्चा। मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स दोनों कम्युनिकेशन का माध्यम। मीडिया भी कम्युनिकेशन का माध्यम है, मीडिया से भी हम अपनी बातों को, अपनी सूचनाओं को सामने वाले तक पहुंचाते हैं। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी आज की डेट में कम्युनिकेशन का एक बहुत प्रचलित माध्यम के रूप में आई। पुराने माध्यम, ट्रेडिशनल माध्यम खत्म हो रहे। मीडिया का माध्यम या मीडिया का रूप समाचार पत्र है, मैगजीन है, बट अब इसका महत्व खत्म हो रहा है बच्चा। समाचार पत्र है, रेडियो है, टेलीविजन है, पत्रिकाएं हैं। रेडियो तो लगभग खत्म हो गया, टेलीविजन टीवी बचा हुआ है। तो डिजिटल मीडिया ज्यादा पॉपुलर हो गई। अगर हम टेक्निकली मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया के सबसे ज्यादा प्रचलन है, प्रिंट मीडिया प्रचलन होता जा रहा, महत्व होता जा रहा। तो मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसका क्या कार्य है, इसका क्या लाभ है, इसका क्या हानि है, और सारी हानियों की चर्चा न करके हम देखने का प्रयास करेंगे कि इसका हमारी आंतरिक सुरक्षा पर क्या है। मीडिया 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 संचार का एक माध्यम है। जब मीडिया के अर्थ की बात करते हैं बच्चा, तो मीडिया इज अ मीन ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। नाम ही रखा गया मीडिया, मध्यस्थ या संचार का एक माध्यम है, जिनके प्रयोग के द्वारा हम सूचनाओं को, डेटा को संग्रहित कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर वितरित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। जैसे टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिका, मैगजीन, टेलीविजन आदि, ये भी एक मीडिया ही है, जिसमें हम बोलते हैं और सैकड़ों लोगों को सुना देते हैं। न्यूज़पेपर भी मीडिया ही है, जिसमें हम लिखते हैं, हजारों लोगों को पढ़वा देते हैं। रेडियो एक मीडिया ही है, जिसमें कि हम बोलते हैं और लाखों लोगों को सुना देते हैं। इसके माध्यम से हम मास से जुड़ते हैं, इसको मास मीडिया। टेलीफोन एक मीडिया ही है, जिसके माध्यम से हम जुड़ते हैं। टेलीविजन मीडिया है, मैगजीन सारी मीडिया है, लैपटॉप एक यंत्र है, मीडिया है, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट के द्वारा जुड़ते हैं। सब सारे के सारे मीडिया है बच्चा। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है डिजिटल मीडिया। उसी डिजिटल मीडिया का एक रूप है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वो भी मीडिया का ही एक रूप है। इसके माध्यम से हम न केवल दूसरों से जुड़ते हैं, बल्कि अपनी सूचनाओं को भी दूसरों के पास भेज सकते हैं। वीडियो बना करके दूसरे को व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, फेसबुक पर डाल देते हैं, तो हजारों लोग एक साथ देख लेते हैं। व्हाट्सएप पे तो अलग-अलग भेजना होगा बच्चा, फेसबुक पर तो एक साथ कई लोगों को हम दिखा देते हैं। अपनी बातों को लिखते हैं और मैसेज को व्हाट्सएप पर दूसरों को भेज देते हैं, या फिर फेसबुक पर डालते हैं तो हमारे जितने भी मित्र मंडली के समूह है 5000 को भेज देते हैं। पेज बनाते हैं तो उसमें लाखों हमारे फ्रेंड्स हैं, फॉलोअर्स हैं, हम एक साथ सभी को सूचना प्रसारित कर सकते हैं। इसको मीडिया, ये है मीडिया का। मीडिया का काम क्या है ये थोड़ा क्लियर है। मीडिया आया ही है सूचनाओं को फैलाने के लिए, सूचनाओं को प्रदान करने के लिए। समाचार क्या करता है, सूचना प्रदान करता है, पाठकों तक सूचना पहुंचाता है, न्यूज पहुंचाता है। मैगजीन के माध्यम से पाठकों तक कंटेंट, सूचना पहुंचाया जाता है, और इसके माध्यम से ज्ञानवर्धन भी किया जाता है। तो मीडिया का कार्य है सूचना प्रदान करना, मीडिया का कार्य है शिक्षा प्रदान करना। मीडिया आज के डेट में शिक्षा प्रदान करने का भी एक माध्यम है। मीडिया आजकल ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, या फिर मैगजीन किताबों के माध्यम से हम शिक्षा देते हैं। जरूरी नहीं है कि उसमें केवल करंट अफेयर्स ही, करंट अफेयर्स का ज्ञान या शिक्षा तो न्यूज़पेपर से मिलता है। सूचना प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना, मनोरंजन प्रदान करना, इनके माध्यम से मनोरंजन भी होता है बच्चा। रेडियो से गाना हम सुनते हैं, टेलीविजन में पिक्चर देखते हैं। मैगजीन में भी तरह तरह की मैगजीन आती है। कुछ मैगजीन में कंटेंट मनोरंजन वाले ज्यादा होते हैं, तो कुछ मैगजीन में कंटेंट ज्ञान वाले ज्यादा नहीं। कुछ मैगजीन स्पेशलाइज होती है राजनीतिक विषयों पर, तो कुछ मैगजीन स्पेशलाइज होती है खेल कूद पर, तो कुछ मैगजीन स्पेशलाइज होती है सिनेमा पर, कुछ मैगजीन स्पेशलाइज होती है मनोरंजन, तरह तरह के। ये मैगजीन का काम है, ये मैगजीन का महत्व है। मैगजीन का एक और काम है किसी मुद्दे पर जनमत का निर्माण करना, खासकर अखबार, टेलीविजन। टेलीविजन की जगह पर भी यूट्यूब चैनल आ गया बच्चा, ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का रिजल्ट है। किसी मुद्दे पर जनमत का निर्माण, बहुत सारी चीजें मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स मैच करेगा, हमने अलग अलग कर दिया ताकि जैसा सिचुएशन रहे कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारी चीजें दोनों में करेगी। जनमत का निर्माण करना, जनमत को स्वरूप देना। जनमत समझते हो, किसी मुद्दे पर जनता का मत, किसी मुद्दे पर जनता क्या राय रखती है ये जनमत करना, है ना। किसी मुद्दे पर जनता की क्या राय है ये जनमत करना। मीडिया के माध्यम से उस मुद्दे के बारे में जनता को बताते हैं। यदि हम उस मुद्दे के लाभों पर जनता को बताएं तो उस मुद्दे के पक्ष में जनमत बन जाए। यदि हम उस मुद्दे की केवल हानि की चर्चा मीडिया करने लगे, ये खराब है, ये खराब है, बहुत इसमें कमी है, बहुत इसमें कमी है, बहुत गड़बड़ी है, तो उस पर जनमत विरोधी हो जाएगी, जनता का मत, जनता की राय निगेटिव हो जाएगी। मीडिया बहुत बड़ा साधन है बच्चा, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विषय पर, सरकार के किसी निर्णय पर जनता की राय को प्रभावित करना। सरकार का कोई निर्णय देश की भला के लिए है या देश के नुकसान के लिए है, ये जनमत बनाने में, जनता की राय को निर्धारित करने में आज मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए आज के युग को मीडिया का युग कहा जाता है। मीडिया बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता है, और आज तो मीडिया का एक बहुत बड़ा रूप सोशल मीडिया के रूप में, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के रूप में है। ये सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जो व्यक्ति हर समय हर पल अपने मोबाइल में लिए हुए, जनमत हुआ कार्य। किसी भी सामाजिक मुद्दे पर या किसी राजनीतिक मुद्दे पर जो डिस्कोर्स है, जो बहस है समाज में चल रहा, लोग पान की दुकान, चाय की दुकान पर बैठ के जो बहस करते हैं ना, उस डिस्कोर्स को प्रभावित करना, उस विमर्श को प्रभावित करना, क्योंकि इस मीडिया के माध्यम से हम सूचनाओं को फैलाते हैं। अब किस तरह के कंटेंट, किस तरह की सूचनाएं हम फैला रहे हैं, ये मीडिया के ऊपर डिपेंड करता है, फैलाने के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे कुछ चैनल, बाकी चैनल को गोदी मीडिया कहते हैं। आप अक्सर टीवी चैनल में सुनते होंगे गोदी मीडिया। गोदी मीडिया उस मीडिया के लिए एक आलोचनात्मक शब्द है जो सरकार की तारीफ करती है। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में मीडिया एक स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, जो सरकार की कमियों को जनता को पहुंचाए, सरकार की कमियों के बारे में बताए। और लोग कहते हैं कि आज मीडिया जो है वो सरकार की कमियों को नहीं बताती है, सरकार का गुणगान करती है, सरकार जय हो, सरकार जय हो, सरकार जय हो। कुछ लोग ऐसे मीडिया को गोदी मीडिया के रूप में आलोचना करते हैं और कहते हैं कि मीडिया तो सरकार की गोद में बैठी हुई है।
ये केवल सरकार की प्रशंसा करती है, सरकार की कमियों को नहीं दिखाती। बस मीडिया का जो कार्य है, महत्व है, वो है कि किसी भी सरकार के निर्णय को, किसी राजनीतिक निर्णय को प्रभावित उसके बारे में जनता को बताना, जनता को जागरूक करना मीडिया का भी काम है। निगरानी करना, क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं सूचनाओं को फैलाती है, सही सूचनाएं लोगों को देती है और इस तरह से लोगों की एक्टिविटीज को नियंत्रित करती है। आज के डेट में एक फेसबुक आ गया ना बच्चा, घूसखोरी कम हो गई, प्रत्यक्ष नहीं हो रही है, प्रत्यक्ष सीधे पहले लोग लेते थे, डर रहे कहीं कोई फोटो खींच के सोशल मीडिया पर डाल दिया तो क्या हो। निगरानी का भी एक माध्यम है, किसी भी विषय वस्तु के बारे में ज्ञान फैलाने का भी माध्यम है, सूचनाओं का प्रसार, विषय वस्तु का ज्ञान, किसी भी ज्ञान को विस्तारित करना और लोगों को बताना, लोगों का समाजीकरण करना, लोगों को जानकारी पहुंचाना। और किसी भी मुद्दे पर कोई एजेंडा का निर्धारण भी आज के डेट में मीडिया करती है, एजेंडा का निर्धारण भी आज के डेट में मीडिया करती है, इसको मीडिया। हम लोग मीडिया के 4-5 प्रमुख कार्य, एक कार्य ही इसका महत्व है बच्चा। मीडिया का महत्व या कार्य, सूचना प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना और मनोरंजन प्रदान। सूचना, मीडिया से सूचना भी दी जाती है, शिक्षा, मनोरंजन। अब इसके लिए अलग-अलग पॉइंट बन सकता है, मैंने एक में ही डाल दिया है। जनमत को आकार देना, हर पॉइंट को तुम चाहे तो बड़ा स्मार्टली डील कर सकते हो, हर पॉइंट को 3-4 लाइन में समझा सकते हो, एक समझ होनी चाहिए आपकी। जनमत को आकार देना, सामाजिक और राजनीतिक विमर्श, किसी सामाजिक मुद्दे पर जो विमर्श है, विमर्श मतलब लोगों का मत, सोच, डिस्कशन, डिस्कोर्स, उसको प्रभावित करती है और प्रभावित करके किसी मुद्दे पर लोगों की मत ऊपर जो मैंने जनमत कहा, जनता को सीट मिली। तो सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर जो भी विमर्श है, जो भी डिस्कोर्स है, उसको प्रभावित करती है मीडिया। निगरानी, ज्ञान का विस्तार और सामाजिकरण, मैंने इसके बारे में भी समझा दिया। और 5वां पॉइंट है एजेंडा का निर्धारण। ये 5 है और चूंकि जो बहुत कम महत्वपूर्ण है उसको हम कम दे रहे हैं, बट मीडिया का अगर महत्व या कार्य जनरली नहीं पूछा जाना चाहिए, बट अगर पूछा एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है, हालांकि हेड के रूप में क्वेश्चन है, 30 शब्दों में लिखना है मीडिया क्या है, हम लिख दिए, लिख सकते हैं। तो मीडिया का कार्य महत्व, हर लाइन को अगर आप एक लाइन में बढ़ा दो तो कभी 200 शब्द में नहीं पूछेगा कि मीडिया के महत्व को बताइए, कम से कम 2-3-4 डायमेंशन होगा। तो हर लाइन को अगर हम 5 लाइन को 10-10 शब्दों में लिखे तो आराम से 100 शब्द लिख सकते हैं। डन। ये है मीडिया का अर्थ और मीडिया का कार्य, मीडिया का महत्व। मीडिया का बाकी चीजें भी आएगी बट हम लास्ट में देंगे। अब हम इसी के साथ मीडिया के ही एक प्रमुख रूप सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की चर्चा। सोशल मीडिया या सोशल, आपने पहले हेडिंग डाल दिया और नीचे पीडीएफ पोस्ट कर दिया, हेडिंग है मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, अब सही लग रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी बच्चा तो हम आमने सामने क्रिया करते थे, एक दूसरे के साथ जुड़ते थे, हमारे सामाजिक संबंधों का विस्तार होता था। लेकिन जब से इंटरनेट का विस्तार हुआ है, सामाजिक संबंधों को स्थापित करने के लिए कई प्लेटफॉर्म विकसित हो गए। फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम एक प्लेटफॉर्म है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें लोगों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों के साथ जुड़कर बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अन्यों के साथ हमारी अंतरक्रिया को संपादित करने का अवसर प्रदान करता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम एक सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं। फेसबुक पर हम फ्रेंड बना लेते हैं, जो हमारे पुराने फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड है, उनको भी खोज निकाले। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमए करते समय जो हमारे छात्र, हमारे क्लासमेट थे, उन सभी क्लासमेट ने मिलकर के एक ग्रुप बना लिया। हमारे एक बच्चा जो हमारे साथ पढ़ता था, बच्चा हम नहीं कहेंगे उसको, हमारा बैचमेट हम कहेंगे, जो डीन ऑफ स्टूडेंट है बिहार में, मगध यूनिवर्सिटी में, मगध यूनिवर्सिटी नहीं, वहां पर कोई बोध गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई खुला है, वहीं पर प्रोफेसर है वो सोशियोलॉजी में, उसी की पहल थी शरद शर्मा, और उसी की अपने से उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने सारे दोस्तों को जोड़ दिया। हम लोगों के बैच में लगभग उस पर 50-55, 2-4-5 मिसिंग है, लगभग सारे के सारे हमारे क्लासमेट उसमें जो उस समय एक बैच में थे, सोशियोलॉजी एमए के बैच में। और फिर से हम लोग उनसे जुड़ गए, उनसे लोग अपने स्कूल फ्रेंड को ढूंढ निकालते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। ये सब प्लेटफॉर्म जुड़ने का मौका देते हैं, उनके साथ बातचीत करने का मौका देते हैं, उनके साथ सूचनाओं के आदान प्रदान का मौका देते हैं। वीडियो उनको शेयर कर देते हैं, गाना गाकर उनको शेयर कर देते हैं, बहुत सारी सूचनाएं कहीं इधर उधर हम देखते हैं तो उसमें शेयर कर देते हैं, सब लोग उस पर कमेंट करते हैं, गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं। एक सोसाइटी के साथ हमारा नेटवर्क बन जाता है। इट्स कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इट्स कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आपके सामने है इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसे साइट्स, इसका मीनिंग है इंटरनेट पर उपलब्ध, इंटरनेट समझ में आ रहा, जो कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर, लैपटॉप, इन सारी चीजों को जोड़ने वाला सिस्टम, संजाल, इससे जुड़ा हुआ अलग अलग साइट्स, अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसे साइट्स जिनके माध्यम से व्यक्तियों द्वारा सामाजिक अंतरक्रियाएं की जाती है, सोशल इंटरेक्शन किया जाता है, व्यक्ति अन्यों से इंटरेक्शन करता है, व्यक्ति सोसाइटी से इंटरेक्शन करता है, अंतरक्रियाएं की जाती है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स करता है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ऑल सोशल साइट्स। अच्छा, यही है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अब हम लोग इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कार्य है, ये लिखेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे। बच्चा ध्यान देना, आप तो अर्थ भी लिख सकते हो, मुझे लगता है इसका महत्व कार्य इसको रहने दो, यहां पर भी आपको मिल ही जाएगा, टाइम वेस्ट करने से बेहतर है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमने इसको संक्षिप्त में लिख दिया है। इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स का महत्व, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का कार्य, जैसे मीडिया का मैंने बताया ना, मीडिया का महत्व, मीडिया का कार्य लगभग ओवरलैप करेगा, लगभग वही चीज है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का महत्व या कार्य, थोड़ा सा लाभ की चर्चा, हालांकि लाभ हमसे नहीं पूछेगा, हमसे तो पूछेगा कि ये हमारी आंतरिक सुरक्षा को,
कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि जो हमारे सिलेबस का लाइन है बच्चा, वो लाइन है कि मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के सामने किस प्रकार से थ्रेट्स उत्पन्न करता है, किस प्रकार से सिक्योरिटी चैलेंज उत्पन्न करता है। तो मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का हमारी आंतरिक सुरक्षा पर क्या दुष्प्रभाव है, ये हमारा टॉपिक है। और इसके सुरक्षा के लिए, इसे बचाव के लिए हमने क्या क्या किया है, ये हमारा टॉपिक होगा। यहाँ से हमारा प्रश्न बनेगा। जो तीसरा डायमेंशन है हमारे सिलेबस में, साइबर सिक्योरिटी, उसमें बचाव का उपाय होंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का महत्व पहला है पुनः सामाजिक जुड़ाव में वृद्धि। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का कार्य है लोगों को जोड़ना। आज इसके माध्यम से हम एक साथ हजारों लोगों के साथ जुड़ गए हैं बच्चा, एक साथ हजारों लाखों लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, इनके साथ उनके प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा, बढ़ता हुआ उपयोगितावाद, ये हमारे को बहुत व्यस्त कर दिया था। हमारे पास टाइम नहीं था, बड़ी मुश्किल से तो पत्नी बच्चों के लिए समय निकालते थे। दोस्तों मित्रों के लिए तो बिल्कुल समय नहीं था यार। थैंक्स टू सोशल मीडिया, इसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम दिल्ली रहते हुए भी दूर दूर के मित्रों के साथ जुड़ गए। मेरे पास समय नहीं है कि हम उनके बर्थडे में जाए, उनके मैरिज एनिवर्सरी में जाए, लेकिन हम सोशल मीडिया पर डेट रख देते हैं। सोशल मीडिया हमें याद दिला देता है और हम उसी पर हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं। कुछ फूल, कुछ केक, एक फोटो के साथ उनको व्हाट्सएप कर देते, फेसबुक पर उनको भेज देते। हम अगर चाहें कि उनके बर्थडे में हम अन्यों को भी शामिल करें, तो हम फेसबुक पर उनके बर्थडे पर उनको न केवल शुभकामना देते हैं, बल्कि उनको ढेर सारी उनके बारे में बातें भी लिखते हैं। जब हम लिखते हैं अपने उस दोस्त के बर्थडे के बारे में, मैरिज एनिवर्सरी के बारे में, तो हमारे उस ग्रुप पर विद्यमान सभी दोस्तों को पता चल जाता है और वो भी उस पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं, वो भी उस पर उनको बर्थडे करना विश करना शुरू कर देते हैं। देखते हो, इसने फिर से हमारे सामाजिक जुड़ाव को बढ़ा दिया। पुनः सामाजिक जुड़ाव में वृद्धि, पुनः सोशल बॉन्डिंग में वृद्धि। हमारे व्यस्त समय में से हमारे पास समय निकालने का समय नहीं, फिर भी हमने इसके माध्यम से उनके साथ अपने को जोड़ दिया, उनके साथ इंटरेक्ट करने लगे। सोशल मीडिया का, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सबसे बड़ा प्रभाव है, सबसे बड़ा कार्य है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है पुनः सामाजिक जुड़ाव में वृद्धि। फिर से इसने लोगों को एक सामाजिक संबंधों के दायरे से बांध दिया जो बिखर रहा था। दूसरा, विभिन्न मुद्दों पर जनमत निर्माण और जन सहभागिता में वृद्धि। मीडिया का भी काम करता है। फेसबुक पर कोई भी मुद्दे पर अपना टाइमलाइन में अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को डाल, कई लोगों ने उसका सपोर्ट किया, कई लोगों ने उसका विरोध किया, उस पर एक काउंटर बर्स्ट छिड़ गया। सोशल मीडिया पर तेजी से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उस मुद्दे पर चर्चा होने लगी। उस मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में जनमत का निर्माण हुआ। कहीं भी किसी महिला के साथ कोई बलात्कार हुआ, छेड़छाड़ हुआ या कोई गलत घटना हुआ, अभी जो बाबा के दरबार में बगल में मुल्क मरे, इसी इस तरह के मुद्दे पर अगर हम कोई आलोचनात्मक टिप्पणी करते हैं और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर डालते हैं, तो ढेर सारी टिप्पणी आने लगती है और इस तरह के मुद्दे पर ये मुद्दे चर्चा का विषय हो जाते हैं लोगों के बीच जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस मुद्दे पर एक जनता की राय निकल करके सामने आती है। इन मुद्दों पर जनता अपनी राय देकर अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करती है। विभिन्न मुद्दों पर जनमत निर्माण और जन सहभागिता में वृद्धि, विभिन्न मुद्दों पर जनमत निर्माण और जन सहभागिता में वृद्धि। तीसरा है दबाव समूह के रूप में क्रियाशील। सोशल मीडिया के प्रेशर ग्रुप के रूप में क्रियाशील है। पॉलिटिक्स में आपने प्रेशर ग्रुप पढ़ा होगा। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में प्रेशर ग्रुप व्यक्तियों का वह औपचारिक समूह होता है जो बिना प्रत्यक्ष राजनीति में भाग लिए हुए राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा होता है। दबाव समूह प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लेता। दबाव समूह सत्ता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है। दबाव समूह विपक्ष में बैठकर सत्ता को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करता। यदि ऐसा करेगा तो फिर हम उसको दबाव समूह न कहकर हम उसको राजनीतिक दल कहेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी दबाव समूह तो सत्ता से बाहर रहकर सरकार को प्रेशराइज करता और सरकार को प्रेशराइज करके सरकार की नीतियों को अपने समूह के हितों के पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करता है। श्रमिक संघ दबाव समूह का उदाहरण है। भारतीय किसान महासंघ दबाव समूह का उदाहरण है। सरकार पर दबाव बनाती है, किसान के हितों के पक्ष में सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसको प्रेशर ग्रुप। ट्रेड यूनियन चुनाव नहीं लड़ते, प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लेते, किसान संगठन प्रत्यक्ष राजनीति में भाग नहीं लेते। और यदि प्रत्यक्ष राजनीति में भाग लेंगे तो हम उनको दबाव समूह नहीं कहेंगे, हम उनको राजनीतिक दल कहेंगे। इंग्लैंड में लेबर पार्टी का नाम आपने सुना होगा। लेबर पार्टी पहले लेबर यूनियन हुआ करती थी इंग्लैंड की। वो ट्रेड यूनियन थी, मजदूरों का एक संगठन था जो मजदूरों के हक के लिए लड़ता था। तब तक तो दबाव समूह का लाएगा बच्चा। लेकिन जब उस मजदूर संगठन ने निर्णय लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, मजदूर हमारे वोट नहीं है, ये वोट देंगे, हम सत्ता तक पहुंचेंगे, सत्ता तक पहुंचेंगे, तो उस मजदूरों के हितों में कुछ काम कर पाएंगे। जब उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, इसको लेबर पार्टी। अब हम उसको दबाव समूह नहीं कहेंगे, अब उसको राजनीतिक दल कहेंगे। ये राजनीतिक दल है। हमारे समाज में किसी भी डेमोक्रेसी में अधिक से अधिक दबाव समूह का होना डेमोक्रेसी की सफलता का सूचक माना जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ प्रेशर ग्रुप होगा तो हमेशा सरकार को प्रेशराइज करेगा। ये सारे प्रेशर ग्रुप होंगे तो सरकार किसी एक प्रेशर ग्रुप के हितों के पक्ष में नहीं झुकेगी, बल्कि बैलेंस बना रहेगा। पावर डिसेंट्रलाइज होगा और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी की सफलता है, लोकतंत्र की सफलता है। अब जो कि समाज में दबाव समूह है बच्चा, तो सरकार पर कैसे दबाव बनाते हैं? सरकार ने अगर कोई डिसीजन लिया तो दबाव समूह चिल्लाना शुरू करते हैं, डिसीजन गलत है, डिसीजन गलत है, डिसीजन गलत है, इसके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। सरकार ने कृषि से संबंधित 3 कानून बनाए थे। भारत के किसान संगठन धरना प्रदर्शन पर उतर आए। दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली में घुसने वाली सभी सड़कों पर उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, सड़क जाम कर दिया, आवागमन को ठप कर दिया। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? सरकार पर दबाव बनाने के लिए, ताकि सरकार को प्रेशराइज करके सरकार की नीतियों को प्रभावित किया जा सके, कानून को वापस करवाया जा सके और अंततः सफल रहे कानून को वापस करवाने में। क्लियर है? इस बढ़ते हुए सोशल मीडिया के दौर में अभी किसान संगठन अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी शेयर करते हैं। अन्य किसानों तक सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि सरकार ने कानून बना करके कैसे किसानों को लिए नुकसान पहुंचाया, इस कानून से कैसे कैसे किसानों को नुकसान है। सोशल मीडिया के माध्यम से घर घर इस कानून के बारे में सूचनाओं को पहुंचाया गया। और जब सोशल मीडिया पर सरकार की सच्चाई होने लगती है, सोशल मीडिया पर कमेंट के माध्यम से लोग सरकार की आलोचना करने लगते हैं, तो सरकार प्रेशराइज हो जाती है। प्रेशराइज होकर सरकार अपना निर्णय बदल देती है। इस तरह से सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज दबाव समूह के रूप में क्रियाशील होकर लोकतंत्र को बचाने में, लोकतंत्र को बनाए रखने में, डेमोक्रेसी की रक्षा में क्रियाशील। ये भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का महत्व है। ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स का कार्य है। पुनः सामाजिक जुड़ाव में वृद्धि, विभिन्न मुद्दों पर जनमत निर्माण और जन सहभागिता में वृद्धि, दबाव समूह के रूप में क्रियाशील। तो इतना टाइम ले रहा हूं बच्चा, तो आप लिख भी सकते हो, ऐसा नहीं है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का अर्थ आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो लिख लो, और ये भी चाहो तो लिख लो।
आप अपने स्लाइड में भी थोड़ा सा जो भी आपके पास वीडियो है उसको भी आगे पीछे करके कुछ छुटा हुआ है तो चाहो तो लिख सकते हो। आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, टाइम हो गया और शायद आपका दूसरी जगह पर क्लास होगा बच्चा, ठीक है। बट लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझो, क्योंकि जो लिखोगे वो तुम्हें दे ही देगा। यहां बैठाओ, किसी को पढ़ाओ, किसी को समझाओ, इतना क्षमतावान बनो यूपीएससी की परीक्षा पास कर जाओ, आईएएस बन जाओ, भारत के सबसे टॉप पोस्ट पे आ जाओ। ये कठिन काम नहीं है बच्चा। चलो ज्यादा उद्देश्य नहीं, थैंक यू आज के लिए। कल हम लोग इस टॉपिक को यहीं से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी 3 पॉइंट महत्वपूर्ण बताया, इसके आगे का पॉइंट अगर चाहो तो आप लिख भी लो तो मैं आगे लिखवा भी दूंगा। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या महत्व है, क्या कार्य है, ये आपके इंडियन सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैंने वहां पढ़ाया भी है इसका क्या महत्व है, क्या कार्य है और फिर इसके क्या नुकसान है। और नुकसान की जब हम बात करेंगे तो सारे नुकसान की चर्चा न करके हम भी देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे आंतरिक सुरक्षा के समक्ष किस प्रकार की चुनौती को उत्पन्न कर सकता है, कर रहा है। आंतरिक सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव है, कैसी आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनेगा, जब हम जानेंगे तभी तो इसका काउंटर उपाय करेंगे। फिर हम देखेंगे कि सरकार ने इसका क्या क्या काउंटर उपाय किया है और क्या क्या कमियां हैं, क्या करना बाकी है, ये सब साइबर सुरक्षा में, साइबर सिक्योरिटी में। सो थैंक यू आज के लिए। कल हम लोग मिलते हैं कल इसी टाइम पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।